नमस्कार, दोपहर के 1 बज रहे हैं। वक्त कहानी कुर्सी की का है और आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सभी खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, अभी भागते दौड़ते आप भी पहुंच गए हैं। समीर चौगांवकर जी भी हमारे साथ मौजूद है। आज सबसे पहले बात होगी बिहार की, जहां भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। भरत तिवारी की फैमिली को इंसाफ के लिए आज महापंचायत बुलाई गई है। इसका आयोजन भरत तिवारी के गांव बिलौटी में ही किया जा रहा है। महापंचायत के लिए जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर भी पहुंच गए हैं। भरत तिवारी के परिवार से मुलाकात भी करने वाले हैं और इस बीच सरकार पर भी प्रेशर बहुत बढ़ रहा है। लोगों का गुस्सा देखते हुए एक्शन तो लिया गया है। आपको जानकारी दे दूं, भरत तिवारी के एनकाउंटर में शामिल 5 पुलिस वालों पर मुकदमा दर्ज हो गया है। हत्या, आर्म्स एक्ट, साजिश रचना, इरादतन चोट पहुंचाने की धाराओं में यह एफआईआर दर्ज की गई है। बड़ी खबर आपको और दे दूं, 17 जून को भरत तिवारी का सरेंडर करने के बाद जो एनकाउंटर हुआ था, उसे लेकर चाहे वो संजय झा हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे अश्विनी चौबे हो, सबके जो बयान सामने आ रहे हैं, एनडीए के अंदर ही एक तो अलग अलग सुर दिखाई दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। एनकाउंटर के बाद पुलिस की थ्योरी पर लोगों ने सवाल उठाने शुरू किए। पहला कदम तो जनता के ही आक्रोश का है, जिसकी वजह से इस मामले को लेकर सरकार पर दबाव बना। पुलिस ने पैर में गोली मारने का दावा किया था, लेकिन पोस्टमार्टम में तो सीने में गोली मारने की बात आई है। सम्राट सरकार में शामिल कई मंत्रियों ने एनकाउंटर पर सवाल उठाया। जीतन राम मांझी जैसे सहयोगी एनकाउंटर के समर्थन में जरूर खड़े हुए, लेकिन चिराग पासवान ने उन्हें आईना दिखाने का काम किया। तेजस्वी यादव ने जांच के लिए आरजेडी का डेलीगेशन भी भेजा। तो तस्वीरें, बयानात और स्थितियां बहुत सारी हैं। पहले एक बार आपको वो वीडियो देखना चाहिए जिसे लेकर ये पूरी सियासत शुरू हुई और लोगों का आक्रोश भड़का और ये सवाल खड़े हुए कि भाई ये एनकाउंटर था या ये हत्याकांड था, क्योंकि जो व्यक्ति सरेंडर कर चुका है फिर उसके ऊपर गोली क्यों चलाई गई। आप सिर्फ पहले ये वीडियो देखें, फिर इससे जुड़ी हुई सियासत की बात करेंगे। बताइएगा मतलब करता रहे अरे सुनो बोल रहे हमारा तो निकलेगा घुस लेके बोलिए नहीं निकलेगा। ये बिहार पुलिस जो है ये सब पागल साबित करके मुझे ले जाना चाहता है। मतलब कि जब भगत सिंह भी लड़ रहे थे समाज और देश के लिए, तो उस समय भी पागल साबित किया गया था। तो देखिए इन लोगों को हम अपना पागलपन दिखाते हैं, कैसे इस सबको दौड़ा दौड़ा के भी मारते हैं। कवाड़ी का बंद किया रहे तू सब, खोल आ रहे बाहर, खोल दिखाते हैं, खोल कवाड़ी काला बंद किया रहे बोल काला बंद किया रहे पागल, खोल दरवाजा आ रहे बाहर, खोल। अभी तू सबका साला दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, अभी तेरा इनकाउंटर है, चल खोल। घर में है आप लोग ले भरत भूषण तिवारी को कहा जा रहा है कि अभी तुम्हें दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, अभी तुम्हारा एनकाउंटर करेंगे। अब देखिए ये जो आक्रोश हर्षवर्धन जी इस बात को लेकर है कि भाई ये जो एनकाउंटर किया गया, क्या ये मर्डर था, इसके लिए आक्रोश हुआ। आक्रोश रैली निकाली गई, सम्राट चौधरी पर दबाव बना, कानूनी कार्रवाई की गई, आगे जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। लेकिन इससे लेकर अब सियासत जबरदस्त हो रही है और सबसे पहली बात तो एनडीए में ही अलग अलग सुर दिखाई दे रहे हैं। सवाल ये भी पूछा जा रहा है भाई क्या जाति देखकर मर्डर हो रहा है। देखिए मीनाक्षी, इस घटना पर पहले भी मैं बोल चुका हूं और मेरी एक बड़ी स्पष्ट इसमें कोई इफ बट नहीं है। किसी को भी हथियार उठाने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए।
और अगर हथियार उठाएगा तो उसका अंजाम उसको भुगतना पड़ता है। दुर्भाग्यपूर्ण यहाँ ये है कि भरत तिवारी को लेकर जो हम दिल्ली से देख रहे हैं, चूंकि मेरी बहुत से लोगों से वहाँ बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि आप लोग सर जैसे देख रहे हैं ये सामान्य कानून व्यवस्था का मसला नहीं है। उस आदमी की छवि इलाके में जो क्षेत्र के विकास के काम है उनको कराने के लिए लड़ाई लड़ने की है। बड़ा विचित्र है ये। मैं मतलब पूरी तरह से जानता नहीं था इस घटना को। जब मैंने वहां लोगों से बात की तो पता चला कि वो एसडीएम ऑफिस में प्रखंड में जाकर वो वहां के काम कराने की लड़ाई लड़ता था। और जो सबसे बड़ी बात है कि अभी मैंने पहले भी टिप्पणी में कहा था कि इसको जाति के आधार पर नहीं देखना चाहिए। अब हालांकि लोग आरोप लगा रहे हैं कि जाति की वजह से गोली मार दी गई, आज अभी भी मैं उसको नहीं मानता हूं। लेकिन कमाल की बात ये, उसके पीछे खड़े लोग वो ब्राह्मण समाज के कम हैं, ये समझना बड़ा जरूरी है। मैंने जो वहाँ के वीडियोस देखे, वहाँ के जो स्थानीय रिपोर्टर हैं, यूट्यूबर हैं जो वहाँ के लोगों से बात कर रहे हैं, वो सब अनुसूचित जाति के और पिछड़े समाज के लोग हैं जो भरत तिवारी को अपना नायक मान रहे हैं। अभी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि भरत तिवारी को नायक बनने की नौबत आ गई। क्या हुआ, कैसे हुआ? एनकाउंटर पूरी तरह से फर्जी है, इसमें कोई संदेह नहीं। ठीक है, क्योंकि जब उसने पिस्तौल फेंक दी, जब उसने वो छोड़ दिया, और उस संवाद को भी अगर देखें तो वो जैसे पुलिस ने उसको घेर रखा है, वो गोली मारने की नियत में नहीं दिखता है। वो ज्यादा जिसको कहते हैं ना कि लेके ये कर रहा है वो कर रहा है, वो वाला ज्यादा दिखता है। और उसकी बातचीत का तरीका भी है। लेकिन सवाल यह है कि कौन लोग थे जिनको पहली फुर्सत में उसको मार देना था। उसके रिवॉल्वर उठाने को किसी भी कीमत पे किसी भी तरह से न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। ये तो पहले बार बार कहूंगा। लेकिन कौन लोग थे जो प्रतीक्षा कर रहे थे कि वो पिस्तौल फेंके और हम इसको गोली मार दें? तो है तो ये हत्या। बस जाति वाला मसला मैं इसलिए कहता हूं कि हर चीज में अगर जाति देखेंगे ना तो फिर समाज कहीं जाके रुकेगा नहीं। और किसी भी चीज पे हम जाति में, और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि भरत तिवारी की हत्या के बाद उसके लिए रोने वाले लोग ब्राह्मण समाज के आपको दिख रहे होंगे, लेकिन जो वहां स्थानीय लोग हैं वो अधिकांशतः अनुसूचित जाति और पिछड़े समाज के। एक जो पैटर्न विजय जी दिखाई देता है वो ये है कि ये जो महापंचायत वाला कॉन्सेप्ट है, ये मैंने हरियाणा में तो सुना, खाप महापंचायत होती है, जाटों की महापंचायत होती है, फलाना की महापंचायत हो गई, या उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे किसानों की महापंचायत हो गई, वहां पर भी जाटों की महापंचायत। ये महापंचायत और किसी एक जाति को लेकर महापंचायत वाला ये कॉन्सेप्ट अब मुझे बिहार में भी दिखाई दे रहा है। और इस बार बात ब्राह्मण की है और उत्तर प्रदेश का चुनाव नजदीक है, इसलिए मैं ये इसमें पॉलिटिक्स लेकर आ रही हूँ। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। महापंचायत एक्चुअली क्या है, दो हिस्से हैं इसके। एक है एनकाउंटर वाला, जिसको हर्ष जी ने भी कहा, हम लोग भी बार बार बात कर रहे हैं कि जाति पर हम नहीं जाते कि किस ब्राह्मण को मारा कि नहीं मारा, या जो भी हुआ होगा, जानबूझकर भी मारा। कुछ लोग नाराज हो सकते हैं मुझसे कि आपको ये लग रहा है कि वो मारा गया और आप इस पर नहीं कर रहे, हो सकता है वो भी हो। लेकिन मैं तो खैर एनकाउंटर के ही हमेशा खिलाफ रहा हूँ कि कोई भी एनकाउंटर किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। एक तो एनकाउंटर इलीगल है, दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है, तीसरा यदि कोई जघन्य अपराधी भी है तो अपराध की जड़ तक पहुंचने से वो रोकता है एनकाउंटर। क्योंकि वो मर गया तो फिर तो आपको मिलेगा ही नहीं ना कुछ कि जिसको आप पकड़ना चाहते हैं या जो करना चाहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपने जैसे आप हाफ एनकाउंटर कहते हैं, कुछ कहते हैं कि गोली मार दी, क्योंकि वो भाग के कहाँ जाएगा, पैर पर गोली मार दी, तो वो बात है। और यहाँ गोली मारने का जो वीडियो जितने आ रहे हैं उसका मुझे पता नहीं कितना सच है कि नहीं, लेकिन ये साफ दिख रहा है उसमें कि भाई उसने पिस्तौल रख दी और वो तो उससे पहले भी ये भूमिका बन रही है कि तुम कहाँ भागोगे, भाग के जाओ और एनकाउंटर तुम्हारा करेंगे। ये तो इसका मतलब पुलिस के या जो लोग थे उनके दिमाग में था कि इसका एनकाउंटर करना है और वो एनकाउंटर किया गया। अब जो हो रहा है ये महापंचायत जो हो रही है, मैं उस पर कोई आरोप नहीं लगा रहा, वो एनकाउंटर के खिलाफ नहीं हो रही, वो जाति के खिलाफ का एक एकजुट है जिसकी आप आशंका या संभावना जाहिर कर रहे हैं कि पॉलिटिकल एसिमिलेशन है, पॉलिटिकल वो गुट बन रहा है कि भाई इस तरह से इसका कैसे पॉलिटिकल फायदा उठे। वो एनकाउंटर पे नाराज कम है, वो एनकाउंटर पे नाराज है कि भरत तिवारी का एक ब्राह्मण का एनकाउंटर, इसलिए पांडे जी पहुंच गए ना, तिवारी जी का तो पांडे जी पहुंच गए, प्रशांत पांडे जी वहां पर पहुंच गए हैं, संजय झा साहब भी वहां पर हैं। आप सोचिए एनडीए के लोग, अश्वनी चौबे हैं, वो आर.के. सिंह है, तो वो सारा अपर कास्ट वर्सेस पिछड़ी जो जाति है वो पॉलिटिक्स हो रही है, वो उसको महापंचायत के तौर पर लेकर आई है। वो ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। और आपने उत्तर प्रदेश का रेफरेंस दे दिया, वो भी साफ है कि भाई उत्तर प्रदेश के चुनाव होंगे, लेकिन एनकाउंटर पर जब हम चुप रहते हैं ना तो ऐसे एनकाउंटर तो होंगे। इसलिए मैं हमेशा हर एनकाउंटर को
गलत मानता हूँ। किसी भी तरह से जघन्य अपराधी, और इसकी सजा मान लीजिए उसने चोरी की होगी, अपराध किया होगा, उसकी क्या सजा होती? फांसी हो जाती क्या? जिस मामलों में फांसी होती है उसमें भी आपको गोली मारने का अधिकार नहीं है। मैं एनकाउंटर को लेकर जो आप कह रहे हैं, जो हर्षवर्धन जी कह रहे हैं, फेक एनकाउंटर दिखाई दे रहा है, वो साफ है। आप ये कह रहे हैं कि आप तो एनकाउंटर के तरीके पर, एनकाउंटर पे ही आप किसके खिलाफ हैं कि हमेशा पकड़ा जाना चाहिए। और मुझे इसमें राजनीति इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि जो हमारे सोर्सेस ये जानकारी दे रहे हैं प्रोफेसर रागी जी कि उत्तर प्रदेश के खास तौर पर पूर्वांचल के बेल्ट से बहुत सारे बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं जो ब्राह्मण समाज से आते हैं वो भी इस महापंचायत में जाने वाले हैं। इसलिए मुझे ये ब्राह्मण वाली राजनीति मतलब बिहार के जरिए उत्तर प्रदेश में क्या साधने की कोशिश हो रही है। आपने बहुत सही बात कहा और मुझे भी मैं हैरान हूँ शब्द सुन करके। ये महापंचायत जैसा शब्द जो है वो खाप पंचायत जैसा शब्द, जाटों का खाप पंचायत, किसानों का महापंचायत, इस प्रकार की पंचायत जैसी शैली जो है बिहार की राजनीति में नहीं देखा जाता है। देखिए, जातीय आधार पर आप कहेंगे तो वहाँ पर भी सेनाएं बनी हैं, रणवीर सेना बनी, करनी सेना बनी है, और आप इसमें देखेंगे कि एक पूरा का पूरा जितना अपर कास्ट के नेता है वो कहीं न कहीं खुल कर के सामने आ रहे हैं। हमने देखा था 2 दिन पहले विजय सिन्हा को बोलते हुए मैंने देखा था, फिर चौबे जी को मैंने, विलासविनी चौबे को मैंने बोलते हुए देखा, राजकुमार सिंह जी जो है वो क्षत्रिय हैं, उनको भी हमने सामने आते हुए देखा। करनी सेना के लोग हैं वो भी सामने आकर, करनी सेना का मतलब ही है क्षत्रियों की सेना, वो सामने आकर के इसका विरोध करते आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये अपर कास्ट वर्सेस ये जो मामला है वो इस प्रकार का रूप देने की कोशिश की जा रही है। अब इसमें कौन कौन लोग हो सकते हैं? एक तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर वे लोग हैं जो वर्तमान सरकार से नाखुश होंगे कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में सरकार बनी है, बाहर से लोग आए हुए सम्राट चौधरी है वो मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो उनसे जो खुंदक है वो भी एक बाहर निकल करके आ रहा है। दूसरा, जो जिस प्रकार से हत्या हुई है उसमें साफ दिख रहा है कि ये इनकाउंटर जो है, मैं मानता हूँ, मैं विजय जी से सहमत नहीं हूँ कि इनकाउंटर कोई इनकाउंटर होना ही नहीं चाहिए। अब अतीक अहमद जैसे लोग जिनके खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट के 10 के 10 जजों ने कहा कि हम सुनवाई नहीं करेंगे, इतना टेरर हो। शहाबुद्दीन का मामला ले लीजिए, इतना टेरर हो कि वो मगरमच्छ के सामने किसी को फेंक दे और कहे कि उसको काट। तो ऐसे लोगों के साथ तो वही न्याय होगा, त्वरित न्याय की वही चीज़ें चलनी चाहिए। बाकी अन्य मामलों में मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि ये भरत तिवारी हैं या कोई, मैं जब विकास दुबे की इनकाउंटर हुआ था तो उस समय भी मैंने कहा था कि नहीं, ये बिल्कुल ठीक हुआ है, बिल्कुल जायज़ हुआ है, उसको जातीय रंग में देने की कोई ज़रूरत नहीं है कि विकास दुबे जो है वह। जब आपको याद होगा इस पर विरोध जो है वो नीतीश जी ने भी किया है संभवतः। बिल्कुल, जब नीतीश जी सत्ता में आए थे तो उन्होंने भी इनकाउंटर करवाया था, ऐसा नहीं कि इनकाउंटर नहीं कराया था। जो भी छठे बदमाश, दबंग बदमाश थे, उनका उन्होंने इनकाउंटर करवाया था। सर, मैं जिस प्रश्न को लेकर आप लोगों के बीच आई वो ये था कि क्या बिहार के जरिए यूपी में कोई प्रयोग करने की कोशिश हो रही है? क्यों? क्योंकि अभी आप एक पैटर्न सा दिखाई दे रहा है कि अगर पूर्वांचल से बीजेपी के कुछ ब्राह्मण समाज से आने वाले कार्यकर्ता महापंचायत में पहुंच रहे हैं, पहली बात। मायावती का ब्राह्मणों को लुभाने के लिए पोस्ट आना भी कल ही हमने दिखाया, बहुत ही विस्तृत लंबा चौड़ा पोस्ट है, 2007 का उन्होंने हवाला दे दिया। अखिलेश यादव बार बार ये कहते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मणों की पूछ नहीं है, उन्हें तवज्जो नहीं है, और फिर ये भरत भूषण तिवारी का इस तरह से एनकाउंटर हो जाना। देखिए, अखिलेश यादव अपनी जगह, उनको कहना है चूंकि उनको राजनीति करनी है। अखिलेश यादव की पार्टी में कौन बड़ा ब्राह्मणों की पूछ है? अखिलेश यादव मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पे किसी ब्राह्मण को प्रोजेक्ट कर देंगे? नहीं करेंगे ना। अखिलेश यादव के अपने राजनीतिक वर्चस्व के लिए ब्राह्मणों की जरूरत है, और इसलिए वो कह रहे हैं ताकि ब्राह्मण एक बहुत बड़ा वोट बैंक है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, सतत खड़ा है।
लेकिन वो कहीं ना कहीं ये महसूस करता है कि भाई एक समय हमारे 5 और 6 मुख्यमंत्री हुआ करते थे पूरे देश के अंदर, आज हमारे नहीं मुख्यमंत्री हैं। तो इस प्रकार की भी बातें सुनने को मिलती है कि होता क्या है कि जब जाति के आधार पर अब राजनीति की नींव आप खड़ी कर देंगे, तो मैंने कल भी कहा था कि जब अल्पसंख्यक के नाम पर पोलराइज होगा तो बहुसंख्यक ऑटोमेटिक पोलराइजेशन होगा। जब क्षत्रिय का पोलराइजेशन होगा तो ब्राह्मणों का भी पोलराइजेशन होगा। जब ओबीसी का पोलराइजेशन होगा तो अन्य जातियों का भी पोलराइजेशन होगा। महत्वपूर्ण सवाल है कि हम देश को किस दिशा की तरफ लेकर के जा रहे हैं, सामाजिक न्याय के नाम पर या अन्य मुद्दों के नाम पर हम किस दिशा में रहे। हमने कभी सोचा नहीं था कि इस प्रकार से आज देखिए मजेदार बात है, बस एक लाइन खत्म कर दूं एक लाइन में जातीय सेनाएं आज हर जाति का हो, हर जातियों का सम्मेलन होता है और उसमें मंत्री और बड़े बड़े राजनीतिक नेता, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के भी क्यों ना हो, वो भी जाते हैं। हिंदुत्व का जो बड़ा खेमा है, क्षत्रिय है, वो तो कॉमनल हो जाता है, और जातियों का जो खेमा है वो तो बड़ा सेकुलर रहता है, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करते। कहानी कुर्सी की में अब बात करेंगे राम मंदिर चढ़ावा केस की। एसआईटी जांच चल रही है, प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार तक पहुंच गई है। अखिलेश यादव चढ़ावा चोरी के मामले को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। कुछ देर पहले ही अखिलेश यादव ने एसआईटी जांच को लेकर एक पोस्ट किया, वो पोस्ट आपके सामने है। अखिलेश यादव ने कहा, अब तक मामले में एफआईआर दर्ज ना होने को लेकर सवाल है। अखिलेश यादव ने लिखा, एफआईआर के बिना एसआईटी बिना तीर की कमान है। अखिलेश यादव ने यह भी लिखा कि जिस तरह से चढ़ावा चोरी मामले में रोज हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं, इससे सनातनियों के अंदर आक्रोश बढ़ रहा है। एसआईटी जांच की बात करें तो चंदा चोरी के मामले में चंपत राय को क्लीन चिट मिल गई है। रिपोर्ट में ना तो चंपत राय का नाम है, ना अनिल मिश्रा का नाम है, ना गोपाल राव का नाम है। कल सुबह रिपोर्ट सौंपी गई थी, शाम को ही चंपत राय राम मंदिर के शीर्षावतार मंदिर के ध्वजारोहण कार्यक्रम में शरीक हुए। मंच पर संचालन करते हुए तस्वीर आपके सामने है। पूजा अर्चना भी की और इस दौरान अनिल मिश्रा और गोपाल राव भी दिखाई दिए थे। तो सवाल यह है समीर जी कि क्या चंपत राय को क्लीन चिट मिल गई है? क्या 27 की एक नई स्क्रिप्ट अखिलेश यादव के नाम से भी सामने आ गई है? देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि राम मंदिर की इतनी बड़ी चोरी को सरकार एक सामान्य चोरी के रूप में ले रही है। जैसे कोई एक सामान्य कहीं चोरी चकारी हो जाती है, सरकार उसको उसी तरीके से ले रही है। जरा भी गंभीरता न केंद्र सरकार की न कहीं की नजर आ रही है कि इसको लेकर कोई संस्था ने बहुत गंभीरता से दिया हो और इसे बिल्कुल एक अपने प्रतिष्ठा का प्रश्न और अपने लिए एक बड़ा एक चुनौती के रूप में देखा हो। आप देखिए, एसआईटी ने पूरी जांच की, जाकर होम सेक्रेटरी के जो एडीजी हैं उनको जाके रिपोर्ट सौंप दी। वो भी खुद एक ट्रस्टी है उसके अंदर, उनको रिपोर्ट सौंप दी। रिपोर्ट कब सार्वजनिक होगी? एसआईटी ने क्या किया, जब रिपोर्ट आपको सौंप दी गई है सरकार को, उन्होंने अपने फाइंडिंग्स बता दिए, उनको ऑब्जर्वेशन जब एसआईटी ने दे दिया है, उसके बाद भी 24 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है, सरकार सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही है? सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बताया सरकार सार्वजनिक करे कि इसमें एसआईटी ने कहा क्या है। क्या एसआईटी ने सबको क्लीन चिट दे दी? क्या एसआईटी ने यह कहा कि ट्रस्ट भंग होना चाहिए? क्या एसआईटी ने यह कहा कि सबके इस्तीफे होना चाहिए? क्या एसआईटी ने कहा कि इन लोगों से पैसा निकला, ये इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, इनके खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज हो और इनको एसआईटी की रिपोर्ट में पूरा जो प्रोसेस यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो था उसे लेकर जरूर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि इसमें बदलाव होने की आवश्यकता है, ऐसे हमारा सुझाव है। और बाकी जितनी बातें हैं वो तो हम लगातार बता ही रहे हैं, चाहे वो सीसीटीवी का हो, गिनती का हो, फिर वो बैंक तक ले जाने का हो। सबसे बड़ा प्रश्न है कि अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा है? इतना होने के बाद भी अभी तक ट्रस्ट के लोग इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? क्यों चंपत राय अभी तक कुर्सी पर चिपके हुए बैठे हुए? क्यों वो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं दे रहे? और नैतिकता छोड़ो, आप नहीं मानते कि आप में नैतिकता है। अब आज पूरा समाज आपकी तरफ देख रहा है, सारे संगठन आपकी तरफ देख रहे हैं। आप इतने बड़े ट्रस्ट के महामंत्री बन के बैठे हो, आपके पीछे राष्ट्रीय सेवक संघ का मान सम्मान लेकिन सर जब आप ये कहते हैं तब ऐसा लगता है कि घोषित तौर पर आप ये बता रहे हैं कि जैसे उनके अंदर एक त्रुटि है। नहीं, आपके ऑपरेशन में तो त्रुटि होगी ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चंपत राय ने पैसा खाया है, चंपत राय चोरी में शामिल है, लेकिन वहां पर व्यवस्था तो महामंत्री की जिम्मेदारी है ना, कोई तो जिम्मेदारी लेगा। ठीक है, अगर एसपी शहर के अंदर है और थानेदार अगर चोरी कर रहा है तो जिम्मेदारी तो एसपी की है ना, कि वो थानेदार को सस्पेंड करेगा, थानेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएगा, उसका तबादला करेगा। एसपी ही अगर चुप बैठ जाएगा तो ये माना जाएगा ना कि एसपी की देखरेख में थानेदार ने चोरी करी है।
आप बताइए ना कि कौन इसके अंदर शामिल है, नहीं है, आपने क्या जिम्मेदारी ली। अगर आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए इस संस्था के महामंत्री होने के नाते, तो आप कहिए कि मेरे से त्रुटि में चूक हुई है, मेरी निष्ठा में कमी नहीं है, लेकिन मेरे से गलती हुई है, मैं नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा आज हाई कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई भी है। सीबीआई और स्वतंत्र एजेंसी से ऑडिट कराने की बात भी कही जा रही है। हर्षवर्धन जी। नहीं, मुझे लगता है कि अब ये सारी बातें जो भी सुनाई दे रही हैं वो बहुत बुरी लग रही होंगी। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, देश के हर राम भक्त की बात कर रहा हूँ, हर आस्थावान हिंदू की बात कर रहा हूँ। और कल वो शेषावतार मंदिर में जो ध्वजारोहण हुआ और उसमें चंपत जी का आदर्श से पूर्ण भाषण वो चला, सारे लोगों दिखे। अब हम तो उम्मीद ये कर रहे थे कि एसआईटी की जांच हुई है, आपने बेसिक नहीं पूरा किया, एफआईआर नहीं कराई, और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि योगी जी तो कह रहे थे कोई बचेगा नहीं, तो दूसरे की जिम्मेदारी कहाँ है? राज्य के मुखिया तो वही है, चोरी हुई है तो अपराध हुआ है तो वो तो राज्य की जिम्मेदारी होती है। तो आखिर क्यों नहीं अभी तक किसी पर कार्रवाई हुई? एक आदमी पर अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और जिस तरह का पेंडोरा बॉक्स खुल गया है ना, कोई कह रहा है कि हमने चांदी की काग भुषुंडी की मूर्ति दी थी, कोई कह रहा है सिंधी समाज की तरफ से इतना चांदी दिया गया था जो 150-2 करोड़ का था, अब 6 से 7 करोड़ का हो गया। कोई कह रहा है कि हम दे के गए थे तो वहां हमें रसीद नहीं मिली। इस सब के बावजूद इतना दुस्साहस कि राम के मंदिर में बैठे रहने का साहस कर पा रहे हैं। और आज तक मैं ये इस तरह से नहीं कह रहा था, लेकिन चंपत जी को इस उम्र में कौन सा मोह हो गया है, कौन सा लोभ हो गया है, यह प्रश्न अब खड़ा होता है। मैं आज तक ये बात, आज के पहले मैंने ये बात नहीं की और मेरा ये मानना था कि न्यासी के तौर पर उनको त्यागपत्र देना चाहिए था, लेकिन ये नहीं चलेगा भाई। कोई भी पद, कोई भी व्यवस्था, कोई भी संगठन राम के मंदिर से, राम की आस्था से बड़ा नहीं हो सकता है, एकदम स्पष्टता समझिए। और अपराध अगर हुआ है तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उसमें व्यक्ति के आधार पर कानूनी कार्रवाई कैसे तय हो? कानूनी कार्रवाई अपराध के आधार पर तय होती है। अपराध क्या है? इतने लंबे समय से वो इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट भी घूम रही है, मेरे पास भी वो रिपोर्ट आई है कि 2020 में ही सजेस्ट किया गया था कि इसका एक फॉर्मल एक एसओपी बनाया जाना चाहिए। जिस एसओपी की बात हो रही, वो इंटरनल ऑडिट में कहा गया कि भैया आपका इंटरनल ऑडिटर क्या कर रहा है? इंटरनल ऑडिटर भी तो एक होता है ना, वो क्या कर रहा है? और ये सारी बातें अगर हर कोई ये कह रहा है कि चंपत जी की जानकारी में ही थी, तो फिर वो कह दे, फिर आप किस्सा चलाते रहिए कि 2 धोती में रहते हैं, खिचड़ी खाते हैं, कुछ नहीं किया जीवन में, फिर तो ये नहीं चलेगा ना। और मैं कह रहा हूं ये बहुत पीड़ा की बात है, ये दुख देने वाली बात है। पूरे जो राम भक्त हैं उन सबको ये चिढ़ाने की, उनको एक तरह से कहें कि उकसाने की कार्रवाई है, अगर अभी भी न्यास के न्यासी पद से त्यागपत्र नहीं दे रहे। सर, कुछ सोर्सेस तो विजय जी ये भी बता रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद के बड़े बड़े नेता प्रचारक जो हैं, उन्हें बचाने के लिए दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से नागपुर, हर जगह चक्कर काट रहे हैं। जो सर ये सोर्सेस के हवाले से हाँ बिल्कुल ठीक है, नहीं मैं उस पर जाता नहीं, जो बचा रहे हैं नहीं बचा रहे। और मैं इसको फिर से वही कह रहा हूँ कि पाप पुण्य पीड़ा से मैं नहीं जोड़ता, मैं अपराध की तरह से देखता हूँ। क्या अपराध हुआ कि नहीं हुआ, और अपराध हुआ तो किन लोगों को सज़ा मिली, किन लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई, किन लोगों के खिलाफ जांच हुई। शुद्ध न्यायिक व्यवस्था पर मैं बात करता हूँ। इस सिस्टम पर सवाल मैंने उस दिन भी खड़े किए थे कि एसआईटी किसकी रिक्वेस्ट पर हुई? जिन लोगों पर चोरी के आरोप है, जिन लोगों पर चोरी के, गड़बड़ी के जो भी गड़बड़ हुई है उसके आरोप है, उन लोगों की रिक्वेस्ट पर एसआईटी बनाई गई है। ठीक है, अब एसआईटी बना दी उनकी रिक्वेस्ट पर, फिर एसआईटी की रिपोर्ट किसको सौंपी गई? जो उस ट्रस्ट का मेंबर है। और फिर आप कह रहे हो कि जांच हो रही है। इनकी बात करें आप? हाँ, इनकी बात कर रहा हूँ, एडीजी होम है संजय कुमार जी, उनकी बात कर, मैं व्यक्तिगत तौर पर नहीं, लेकिन वो ट्रस्टी हैं उस मेंबर के, उसके बोर्ड के, ट्रस्ट के, उन्हीं को आप रिपोर्ट सौंप रहे, एक्स ऑफिशियो है, मतलब है ना वहाँ पर। तो चोर, सो कॉल चोर कह लो आप उसको, उन्होंने कहा कि भाई जांच करवा लो, तो जांच रखा दी। और जांच किसको दी? जो खुद ही उसी में बैठा हुआ, जिसके निगरानी में हो रही है। निगरानी तो वो करते ही है ना, एक्स ऑफिशियो है, इसका मतलब निगरानी उनकी जिम्मेदारी है। और फिर सोचिए 2 दिन में क्या हुआ। अभी 1 दिन पहले खुद मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ अयोध्या गए, उस समय उसकी जरूरत भी नहीं थी, बहुत सारे लोगों ने कहा क्यों गए, लेकिन उन्होंने मैसेज दिया कि वो चंपत राय, गोपाल राव, अनिल मिश्रा, सो कॉल लोगों को उस कार्यक्रम में शामिल नहीं करेंगे, ये मैसेज दिया गया। और वो जब पहुंचे तो वो लोग नहीं थे। ठीक है, और कल शेषावतार
का जो ध्वजारोहण का कार्यक्रम है उसमें चंपत जी शामिल है। तो इसका मतलब वो रिपोर्ट सार्वजनिक भले ही ना हो, लेकिन चंपत जी को और लोगों को बता दी गई है कि भाई आपका नाम नहीं है, इसलिए आप ये कार्यक्रम कर सकते आपने हो। 2 मैसेज दिए सर, क्योंकि मुझे ब्रेक पर जाना है। संगीत रागी जी की टिप्पणी इस पे इंपॉर्टेंट है। एक मैसेज वो था कि योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम से सबकी दूरी थी, और एक मैसेज ये कल शाम का है कि शेषा अवतार के ध्वजारोहण के कार्यक्रम। समय मुझे बीच में नहीं कूदना चाहिए। कौन सा इसमें दूरी थी? ये तो तमाशा करने की बात हुई ना कि योगी जा रहे हैं, दूरी है। ठीक, ये कौन सा वाला तमाशा चल रहा है भाई? कानूनी कार्रवाई होगी नहीं, जब मर्जी होगी आ जाएंगे, जब मर्जी होगी चली जाएंगे, ऐसे चलेगा क्या? राम मंदिर में बैठ के सारे काम कर ऐसे नहीं हो रहे हैं, सकता। सबको फोन कर रहे, सब कर रहे, सारे अधिकार दिखा रहे, लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रहे, और आज भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा बाल बाका नहीं हो सकता, मैं जो चाहूंगा राम मंदिर के अंदर वो चलेगा। इतनी तानाशाही, इतना अहंकार, इतना कानून कहीं तो काम करता दिखे, किसी एक जगह तो कानून काम करता दिखे ना। रागी जी, एक लाइन में कुछ हो तो ऐसा दिखे जिससे कानून पर कोई भरोसा बने। ये सबके अग्नि परीक्षा का समय है। मैं फिर ये बात कह रहा हूं, एक ही लाइन बोलूंगा, चंपत राय जी इसमें शामिल नहीं है। जब तक रिपोर्ट में उनको गुनहगार नहीं मिला, सब मान लेते हैं, ये भी मान लेते हैं अनिल मिश्रा इसमें अपराधी नहीं है, ये भी मान लेते हैं कि व्यवस्थापक गोपाल राव जो हैं उसमें शामिल नहीं है। लेकिन जो पूरे हिंदू समाज में जो परसेप्शन गया है, वो आपके अग्नि परीक्षा के लिए आपको तौल रहा है। और इसमें जितने लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो सब अग्नि परीक्षा से आज गुजर रहे हैं। हिंदू समाज उनकी तरफ निगाह भरी दृष्टि से देख रहा है संघ की भी अग्नि परीक्षा है कि आप इस पर क्या निर्णय लेते हैं। किसी को बचाने के लिए आप सब कुछ कर रहे हैं, या आप जो है पूरे देश के अंदर, राम ने भी तो राम तो जानते थे कि माँ जानकी जी, हमारी जानकी माँ जो है वो पवित्र है, लेकिन उनकी अग्नि परीक्षा ली थी ना, अग्नि परीक्षा ली थी। अयोध्या में 10 सेकंड और वहां इतना मर्यादित आचरण, अयोध्या में आने के बाद एक अग्नि परीक्षा हो चुकी थी, इसके बावजूद भी उनको ये किया। तो उस परीक्षा, उस राम के मंदिर में निष्कलंक होकर के दुनिया को दिखना चाहिए कि ये स्पष्ट है, वो ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब देखिए, राम मंदिर चंदा चोरी के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई है। सीबीआई स्वतंत्र एजेंसी से इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जब ये मामला आ रहा है, तब वहां से क्या निकलकर सामने आता है, वो भी तस्वीर आपके सामने हम रखेंगे। बात होने जा रही है पश्चिम बंगाल की, जहां हार के बाद टीएमसी नेताओं के खिलाफ पब्लिक रिएक्शन और उनका गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। रोज बंगाल के किसी ना किसी शहर से टीएमसी नेताओं पर अंडे टमाटर से हमले की तस्वीर सामने आ रही है। टीएमसी अब इस मामले को लेकर हाईकोर्ट पहुंच गई है। याचिका में अंडे फेंकने वालों के खिलाफ पुलिस से एक्शन की मांग की है। इस बीच टीएमसी नेताओं को जनता सबक सिखा रही है। नॉर्थ 24 परगना में तृणमूल नेता और म्युनिसिपल काउंसिलर शुभंकर घोष के भाई पापन घोष को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। उन्हें बेरहमी से पीटा गया। पापन घोष पर लोगों को धमकाने का आरोप था। नतीजों के बाद से पापन घोष गायब थे। जैसे वो इलाके में नजर आए, भीड़ ने उनकी ताबड़तोड़ पिटाई कर दी। तस्वीरें आपके सामने हैं। मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर ऐसी किसी भी पिटाई, अंडा अटैक का समर्थन कभी कर नहीं सकती, लेकिन वो एक जो मुहावरा है विजय जी, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। और फिर ये भी कहना यहां जरूरी हो जाता है कि ये तो शुक्र मनाना चाहिए कि बम बारूद नहीं गिर रहा है, हथियारों से हमला नहीं हो रहा है, किसी की गर्दन नहीं काटी जा रही, किसी के घर में सफेद साड़ी डराने के लिए पहुंचाई नहीं जा रही। जो भी हो रहा है, ये कोई लीथल वेपन थोड़ी ना है। अंडे से वार हो रहा है। नहीं, अंडे से वार हो रहा है, लेकिन आपने खुद ने भी कहा कि आप इसका समर्थन नहीं करते, और हम लोग तो इसको मैं अराजक कहता हूँ। ये अराजक व्यवस्था है, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो भरोसा दिलाया, जो उनके रेपुटेशन है उसके खिलाफ है। उन्होंने कहा कि बदला नहीं बदलाव। ये शुवेंदु अधिकारी सरकार के प्रशासन पर भी सवाल है कि क्या इस तरह की गुंडागर्दी, क्या इस तरह की अराजकता चलती रहेगी और सरकार देखती रहेगी। ये नहीं चल सकता। जो अपराधी होंगे उनके खिलाफ कोई अपराध होगा तो उनको सजा मिलेगी। क्या देश में पहली बार कोई चुनाव हारा है? कोई सत्ता में बदलाव पहली बार हुआ है?
और क्या नेता केवल यहीं पर भ्रष्ट हैं? नहीं भ्रष्ट हैं, और भ्रष्ट है तो उनको जेल में डालिए। मैं उसमें कहीं पर 1% भी सपोर्ट नहीं कर रहा कि उनके खिलाफ जो जांच होनी है, उन पर जो काम होना है वो करना चाहिए, लेकिन जनता को ये छूट दे देना ये बहुत अराजक मामला है। और ये आग सब तक जाती है, ऐसा नहीं है जी 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 कि आज ये आग यहाँ पर पहुँच रही है, कल कहीं पर बीजेपी हार गई तो वहाँ पर भी हो सकता है कि लोग कुछ निकल कर आ जाए, या कोई भी आ जाए। बीजेपी की बात नहीं है, ये व्यवस्था का, सरकार के प्रशासन का, उन सब का मसला है। और प्रधानमंत्री जी ने जो भरोसा दिलाया उसको भी आहत करता है ये। लेकिन मैं कह रही हूँ कि जनता पर किसका जोर चलता है? नहीं, ये एडमिनिस्ट्रेशन तो है ना, एडमिनिस्ट्रेशन का जोर नहीं चलता। देखिए, विजय जी जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। आदर्श स्थिति तो वही होनी चाहिए, लेकिन बंगाल के समाज के लिए तो हम अक्सर कहते थे ना विजय जी, आप भी कहते थे कि हिंसा तो वहाँ की एक डीएनए में आ गया है, घुस गया है। दूसरी बात, ये भ्रष्टाचार के कारण इन पर अंडे फेंके जा रहे हैं, मारपीट की जा रही है, इसलिए नहीं है। चूंकि वो उस क्षेत्र में दबंगई करते थे, मारपीट करते थे, पैसे वसूली करते थे और उनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त था। अब जब उसका तो कोई ये नहीं होता है ना, एफआईआर भी नहीं किया जा सकता, एविडेंस भी नहीं हो सकता, तो स्वाभाविक है कि जो मैं भी कहता हूं कि रेट्रिब्यूटिव जस्टिस कोई आंख के बदले आंख काट ले, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये समाज को एनार्की, अराजकता की तरफ ले जाता है। लेकिन मैं सिर्फ इसका इतना विश्लेषण कर रहा हूं, ऐसा होना नहीं चाहिए, मैं भी कह रहा हूं। लेकिन ये हो क्यों रहा है? इसलिए हो रहा है कि जब आपने जनता को इतनी दिनों तक अपनी दबंगई से सताया है, तो आज उसको लगा है कि नहीं, अब हमको इससे बदला लेना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, दोहरा रहा हूं, तिहरा रहा हूं कि भाई रेट्रिब्यूटिव जस्टिस ठीक नहीं है, एफआईआर लॉन्च होना चाहिए था। लेकिन यदि जनता वहां की एफआईआर करेगी तो उसके पास क्या एविडेंस है? ऐसे लोग तो दूसरे दिन बेल पर बाहर निकल आ जाएंगे और उनको कुछ होगा ही नहीं। तो जो जनता कर रही है वो उनको सड़क पर जैसे ही वो आ रहे हैं अंडे फेंक रही है, मार रही है, पकड़ करके पीट रही है, क्योंकि उन्होंने पीटा था, अपने गुंडों के द्वारा उनको पीटा था, मारा था, एक्सटॉर्शन किया था, उनको जान से मारने की धमकी देकर के उनसे पैसे की वसूली करते थे, गुंडागर्दी करते थे। आज उनकी सजा मिल रही है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की भी बात होनी चाहिए, जिन्होंने विधानसभा में टीएमसी राज में उनके खिलाफ एक साजिश को बंगाल की पब्लिक के सामने रखा। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि जब वो बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष थे, उन पर 102 केसेस दर्ज हुए थे। 108 बार उन्हें कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े थे, 5 बार उन्हें असेंबली से बाहर निकाला गया था और 11 महीनों तक शुभेंदु को विधानसभा से बाहर रखा गया था। इतना ही नहीं, शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उन्हें रामनवमी के जुलूस में भी शामिल नहीं होने दिया गया था और तभी उन्होंने ये कह दिया था कि दुनिया गोल है, जनता टीएमसी को जरूर सबक सिखाएगी। अब ये जो दुनिया गोल है, ये बात तो सही है। मुझे तो फिल्म का एक डायलॉग याद आ रहा है, ये दुनिया गोल है, इसमें एक लंबा चौड़ा होल है, झोल भी बहुत बड़ा है। तो ये सब कुछ अब पश्चिम बंगाल में जितने मैं शब्द बोलूंगी वो सारे फूट हो रहे हैं ना, झोल, गोल। वही अभिषेक बनर्जी के साथ हो रहा है, ममता बनर्जी के साथ हो रहा है। हर्षवर्धन जी, नहीं देखिए, निश्चित तौर पर ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और उनके साथ जो लोग थे, उन्होंने जो व्यवहार किया, जनता वो कर रही है। और अंडे और इस तरह की जो प्रतिक्रिया होती है, ये छिटपुट होती है, इसको मैं बहुत ऐसे नहीं देखता हूँ कोई बहुत हिंसक लोग हैं या कुछ ऐसा काम कर रहे हैं। थोड़ा 2-4 अंडे मारी दिया तो कोई बहुत गलत नहीं है, लेकिन ये हिंसा की तरफ बदलता चला जाए, पिटाई कर रहे हैं, मारपीट में कन्वर्ट हो जाए, जूते की माला पहनाकर कालिख लगाकर घुमाने का काम वो जनता शुरू कर दे, तो ये ठीक नहीं है। और उस दिन भी जब अभिषेक बनर्जी पर भी अंडे पड़े थे तो मैंने कहा था कि अंडे वगैरह तो पड़ जाते हैं, जनता गुस्साती तो करती है, कभी सम्मेलन में नहीं जनता गुस्सा जाती, कभी का शेर नहीं पसंद आता तो अंडा मार देती, नेता उल्टा सीधा बोलता है तो अंडा मार देते। तो अंडा, टमाटर, ये सब ये प्रतिकार के प्रतीक हैं, ये कोई हिंसा के प्रतीक नहीं है, तो इसको थोड़ा अलग रखना चाहिए। तो होगा ही, होता ही है। लेकिन जब वो हिंसा में बदलने लगे तो फिर राज्य का शासक, राज्य का मुखिया वो जवाबदेह होने लगता है। शुभेंदु जी जो कह रहे हैं दुनिया गोल है, इसको याद रखना चाहिए, ये सबके लिए जरूरी है। अभी आप सत्ता में आए हैं और पश्चिम बंगाल की जनता का एक चरित्र है, लोग पॉलिटिकल कल्चर, वायलेंस वाली बात करते हैं, तो एक उसका ये भी चरित्र है कि बहुत लंबे समय के लिए वक्त देती है, वो सबको खूब वक्त देती है कि ऐसा ना हो कि आप कहीं कह रहे नहीं हमको समय मिला, नहीं तो हम तो इसको सोनार बांग्ला बना देते। अब शुभेंदु जी को वो अवसर है, प्रचंड बहुमत की सरकार है, लेकिन यह भी है कि 34 साल से 15 साल बदल गया,
तो आपको वो करना है कि 15 साल आपका 30 साल या 50 साल में बदले, या जनता को आप ये बताएंगे गोल है कि उसी तरह से जाए। शुभेंदु अधिकारी के काम अभी तक बड़े शानदार हैं जी। मैंने जो उनके एक्शन देखे हैं, ये जुबानी जमाखंच और बयानबाजी छोड़ दीजिए, और ये जो अंडा थप्पड़ चप्पल चल रहा है इसको छोड़ दीजिए, तो काम बड़ा ठीक कर रहे हो। अभी तक वो बहुत फोकस दिख रहे हैं, वो साफ साफ अपने एक एजेंडा, जो उनका हिंदुत्व वाला एजेंडा है, जो वंदे मातरम की भूमि है, जो बंग भूमि कही जाती है, उस पर बड़ा क्लियर है कि उस पर वो कह रहे हैं कि भाई हम मुगलों का, अंग्रेजों का कोई भी आक्रांता है उसका निशान नहीं छोड़ेंगे, वो ठीक है। दूसरा, उनको पता है बंगाल बहुत बर्बाद हो चुका है, तो डेवलपमेंट चाहिए, फैक्ट्री लेके आना है। कह रहे हैं आज रतन टाटा होते तो हम खुद ही उनके घर जाते, लेकिन टाटा को लेके आएंगे, बिरला को लेके आएंगे, अंबानी अडानी को लेके आएंगे, और सबको लाना चाहिए। अपने बजट में उन्होंने बहुत सारे प्रावधान भी इस लिहाज से रखे हैं। जो ओवरऑल अगर कहें तो सरकार बहुत अच्छी चल रही, लेकिन अगर ऐसी चीजें आएंगी तो होगा क्या ना कि विजय जी रोज ही कहेंगे कि यही गड़बड़ हो गया। मतलब जब मैं कह रहा हूं विजय जी कहेंगे, तो सहमत है ना, मैं वही कह रहा हूं कि जब मैं कह रहा हूं विजय जी कहेंगे तो हर कोई यही वाला हिस्सा ज्यादा बात करेगा। आपका वो जो हुआ, जो उसकी बात कम होगी। विजय जी की बात को इतना तवज्जो देने के कारण जो कुछ अच्छी चीजें हो रही हैं उसको निगेट मत कीजिए। अंडा, लेकिन मैं तो कह रहा हूं ना भाई कि विजय जी भी वही बात करें, ये ना हो ये मैं जाता हूं। काम है कहना, विजय जी का काम है कहना। मैं ये कह रही हूं कि ये जो शुभेंदु अधिकारी कर रहे हैं, कह रहे हैं, और जनता जो कर रही है, उससे आगे टीएमसी की स्थिति क्या दिख रही है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें हैं कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। फर्जी सिग्नेचर केस से लेकर हेट स्पीच मामले में अभिषेक पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। हेट स्पीच मामले में सीआईडी अभिषेक बनर्जी का वॉइस सैंपल कलेक्ट करेगी। इसके लिए सीआईडी को अदालत से परमिशन मिल गई है। 30 जून को अभिषेक बनर्जी का वॉइस सैंपल कलेक्ट किया जा सकता है। चुनाव प्रचार के दौरान अभिषेक बनर्जी ने जो भड़काऊ बयान दिया था, 4 मई को बंगाल का रिजल्ट आने के बाद 5 मई को ही यह मुकदमा दर्ज किया गया था, और इसमें 16 जून को सीआईडी ने करीब 6.5 घंटे तक अभिषेक बनर्जी से बिठाकर पूछताछ की थी। मैं तो रिवाइवल की बात सोच रही हूं कि क्या यहां से अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी, उनकी पार्टी, उनकी ताकत, उनकी संपत्ति जो फ्रीज हो गई है, सुमीर जी, उनके पार्टी का सिंबल जो छिन जाने का डर ममता बनर्जी को सता रहा है। अंडा वंडा तो झेल लेगी ममता बनर्जी अपनी पार्टी के नेताओं पर, लेकिन अगर पार्टी हाथ से चली गई तो ममता बनर्जी की राजनीति का क्या होगा। इस वक्त अभिषेक बनर्जी को ही बचाने में वो लगी हुई हैं। देखिए, अभी कहा कि अभिषेक बनर्जी पे गिरफ्तारी की तलवार लटकी है, तो ये तलवार तो पिछले 5 साल से लटकी हुई है। 5 साल में कम से कम 10 बार वो तमाम एजेंसी के सामने उपस्थित हो चुके हैं, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, और मुझे फिलहाल इसकी संभावना भी कम नजर आ रही है कि अभिषेक बनर्जी की कोई गिरफ्तारी होगी। जहां तक ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के हाथ से पार्टी निकलने की स्थिति, देखिए सत्ता उनके हाथ से बहुत बुरी तरीके से निकल चुकी है। पार्टी के विधायक उनके हाथ से, पूरे 2/3 बहुमत से ज़्यादा विधायक उनके निकल चुके हैं, उनके 20 सांसद उनके हाथ से निकल चुके हैं। अब ममता बनर्जी के पास ले देखे कुछ सांसद और कुछ विधायक बचे हुए हैं। अब क्या ममता बनर्जी के पास जिस तरीके से प्रस्ताव पास हुआ कि ममता बनर्जी को भाई अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है, अभिषेक बनर्जी को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, अब इस पार्टी के सिंबल पर और पार्टी के नाम पर लड़ाई शुरू हो गई है। क्या ममता बनर्जी इसको बचा पाएगी, यह चुनाव आयोग तय करेगा। चुनाव आयोग अपना फैसला लेगा दोनों पक्षों को सुनने के बाद। उसके बाद अगर ममता बनर्जी के पक्ष में नहीं आएगा, निश्चित जाहिर है ममता बनर्जी इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी, जैसे उद्धव ठाकरे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गए थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आएगा, इसे लंबा समय लगेगा। अभी ममता बनर्जी अपनी राजनीतिक लड़ाई बहुत बुरी तरीके से हारी है, और मुझे लगता है कि उनका एक मॉरल भी बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है। क्या ममता बनर्जी यहाँ से निकलने की कोशिश करेगी? ममता बनर्जी जमीन की लड़ाई लड़ने में माहिर रही है, लेकिन जिस तरीके से उनके नेताओं के ऊपर, कार्यकर्ताओं के ऊपर जो अंडे फेंकने का चल रहा है, जिससे कि उन्हें अपमानित किया जा रहा है, क्या ममता बनर्जी जमीन पर अपना संगठन मजबूत कर पाएगी, पार्टी बचा पाएगी? और ममता बनर्जी के पास अभी 3 साल है लोकसभा चुनाव तक, 2.5 साल का समय है। क्या लोकसभा तक ममता बनर्जी अपने आप को एस्टेब्लिश करेगी? सबसे बड़ी चुनौती तो अभी जो एक सांसद की जो डेथ हुई है, उसका जो उपचुनाव होगा, वहां ममता बनर्जी के पार्टी का प्रदर्शन करके फिर जीतने की स्थिति में इस पर निर्भर होगा। फिलहाल ममता बनर्जी के वापसी बहुत मुश्किल है, और शुभेंदु अधिकारी जितना आप ये कह रहे हैं कि जनता ने जो प्रकोप उनके ऊपर डाला है, अभी इसका कोप का भाजन उन्हें थोड़ा लंबे समय तक बनना होगा। बात जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी की केंद्र से लेकर बीजेपी शासित राज्यों की सरकार पर उन्होंने निशाना साधा। मदनी ने कहा कि आज सरकार मस्जिदों मदरसों पर बुलडोजर चला रही है, लेकिन पहले की सरकारों में कभी मस्जिद मदरसे नहीं गिराए गए। अरशद मदनी ने कहा कि हुकूमत में बैठे हुए लोग मुसलमानों को गद्दार बताते हैं। क्या अरशद मदनी, ये सवाल मेरा है, कि अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए तमाम बातें कह रहे हैं? अरशद मदनी समझ गए हैं कि अब ये तुष्टीकरण की राजनीति भारत में नहीं चलने वाली है, इसलिए वो बार बार हुकूमत के ऊपर
आक्षेप लगा रहे हैं। आप सुनिए अरशद मती ने क्या कहा। आज हुकूमत की कुर्सी पर बैठकर मुसलमान को मुल्क का गद्दार बनाते हैं। अरे गद्दार वो नहीं है, तुम गद्दार हो। मुसलमान ने इस तरह इस मुल्क को आजाद कराने के लिए कुर्बानी दी है, अपने इस मुल्क की आजादी के लिए। ये हमारी मस्जिदों की तारीख है, हमारे मदरसों की तारीख है। जिन मस्जिदों को आज ये गवर्नमेंट बुलडोजर से गिरा रही है, उन मदरसों की और मस्जिदों की तारीख है। मैं कहता हूं, आपके सामने कहता हूं, मुल्क की आजादी के बाद हुकूमत ने नहीं, मैं कहता हूं हुकूमत के लोगों ने मुसलमान को नुकसान पहुंचाना शुरू किया। 70 साल गुजरे, आजादी के बाद हर हुकूमत में फसाद 20,000 के करीब फसादात हुए। क्यों? जो लोग इख्तिदार की कुर्सी पर सूबों में बैठे हुए थे, उन्हें मुसलमान अच्छा नहीं लगता था। मेरे भाई, प्यार और मोहब्बत के बगैर मुल्क नहीं चलेगा। मैं मुसलमान से कहता हूं, अगर मेरी आवाज किसी मेरे भाई हिंदू तक पहुंच रही है, मैं उससे कहता हूं, अपने मुल्क से अगर मोहब्बत है तो नफरत की सियासत पर थूक करके मोहब्बत प्यार की सियासत को जिंदा कर। ये फिरका परस्ती जो आज चल रही है और इस नशे में चल रही है कि वो ये समझते हैं कि मुल्क की बागडोर हमारे हाथ में है। मेरे भाई, 800 साल हुकूमत करने के बाद वो बागडोर मुसलमान के हाथ से निकल गई। 250 साल हुकूमत करने के बाद मुल्क की बागडोर अंग्रेज के हाथ से निकल गई। आज इस घिनौने किरदार को पेश करके कोई ये समझता है कि मुल्क की किरदार बागडोर उन्हीं के हाथ में रहेगी। पागल है, दीवाना है, मजनून है। दुनिया कभी किसी के हाथ में नहीं रही। जो बात मदनी साहब ने कह दी वही बात है हर्षवर्धन जी। पागल, दीवाना, मजनू, ये कौन हुआ चला जा रहा है? मेरा तो सवाल ये है। और जो अरशद मदनी ये कह रहे हैं कि 800 साल जो है मुसलमानों ने सत्ता पर राज किया, क्या दर्द उन्हें इस बात का है कि अब उनके तुष्टीकरण की राजनीति चल नहीं पा रही है? अब कांग्रेस का जमाना नहीं रहा। नहीं, पता नहीं क्या, एक तो इन लोगों की क्या मानसिकता है, थूकना और जाने क्या क्या इसी तरह की बात करते हैं। बड़ी घटिया सोच के साथ ही लोग काम करते हैं। और मैं तो समझ नहीं पाता कि जब ये कहते हैं कि हमने इतने साल राज किया, तो किसके ऊपर राज किए भाई? तुम अरब से आए थे कि तुम तुर्की से आए थे कि कहीं और से आए थे? यहीं थे ना। तुम्हारे ऊपर राज करके तुमको मुसलमान बना के चले गए। थोड़ी तो समझ विकसित हो जानी चाहिए थी। कहाँ कौन राज करके चला गया? राज हमारे ऊपर ही करके गए ना। और उसी जो आक्रांता वाला राज है, जब उसी की निशानियां मिटाने की बात होती है तो कहते हैं कि मुसलमानों पे हमला हो रहा है। आप याद दिला के बार बार उस चीज को और पुख्ता करते हैं। इस देश के हिंदुओं को तैयार करते हैं कि गलती से भी कोई निशानी रह नहीं जाए, वरना यह गुलामी की निशानी वो उसी तरह से प्रस्तुत करेगा कि हम तो तुम्हारे ऊपर राज करते थे। और दुनिया में हम राज करने के लिए नहीं जाने जाते हैं। दुनिया में हम ज्ञान के लिए, व्यापार के लिए, जीवन को बेहतर बनाने के लिए, जीवन की नई खोजों के लिए, हम यानी हिंदू, हम यानी भारत, ये जो आक्रांता मुगल आए, मुसलमान आए, उन्होंने इस देश को गड़बड़ किया है और उनकी वजह से इस देश में सारी बुराइयां आई हुई हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब इनके जैसे लोग बोलते हैं तो वो दरअसल इस देश के हिंदू को तैयार करते हैं। और पता नहीं क्या क्या शब्द बोलते हैं वो, मतलब ईश्वरी जाने वो किस मानसिकता से रहते हैं, तो उस पर क्या ही टिप्पणी की जाए। देखिए, इनकी भाषण को सुनने के बाद मुझे सर सैयद का 1886 और 1887 दो भाषण याद आ जाता है। एक तो उन्होंने लखनऊ में दिया था, दूसरा मेरठ में दिया था। हम वो कौम हैं जिन्होंने 700 साल तक, 1000 साल तक यहाँ पर हुकूमत की।
और हमारी तलवारों से रूहें कपा देती थी हमारी तलवारें। हम वो कौम है। और एक बात और, मुसलमानों को था कि, और ये जिन्ना ने भी कहा कि भाई सत्ता तो मुसलमानों के हाथ से अंग्रेजों ने छीना था, तो अंग्रेजों से जब सत्ता है तो हमारे पास होना चाहिए। तीसरी बात, मुसलमानों ने वाकई आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी। मैं ये फिर घोषणा कर रहा हूँ, फिर मैं कह रहा हूँ, इस देश का मुसलमान पाकिस्तान की लड़ाई लड़ा, हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए वो गद्दार ही था। कि जितने मुस्लिम लीगी जो उत्तर प्रदेश में रह गए, मैं बार बार कहता हूँ या बार बार दिला देता हूँ, उनको एक देश पाकिस्तान मिल चुका है, क्योंकि इसी देश के नाम पर। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, तुम लोगों ने पाकिस्तान के लिए कहा, पाकिस्तान की लड़ाई की। बचे हुए भारत में ये मत कहो कि ये देश सबका है। ये देश हिंदुओं का बचा हुआ है, जिसमें मुसलमान भी रहता है, बाकी लोग भी रहते हैं। लेकिन ये कहना बंद करो कि ये देश सबके। डेमोक्रेटिक वैल्यू के खिलाफ नहीं है जो बात आप कह रहे हैं। दिस इज अ वेरी हार्ड स्टेटमेंट। देखिए, मैं अब आपको हार्ड स्टेटमेंट लगे या सॉफ्ट स्टेटमेंट लगे, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। ये देश हिंदुओं का है, जिसमें तुम मुसलमान भी रहते हो, क्योंकि तुम्हारे बाप दादाओं ने इस देश का विभाजन किया, तुम उनके साथ खड़े थे, तुम लोगों ने पाकिस्तान बनाने में मदद की, तुम जिन्ना के साथ खड़े थे। और यही जमीयत, यदि तालिबान का मंत्री आता है यहां पर, तो जमीयत में जाकर के देवबंद जाता है। कोई भूल जाता है कि दुनिया में जितने टेरर बम्बिंग होते हैं, तबलीगी जमात देवबंदियों के मदरसे के पैदाइश है। ये हिंदुओं को प्यार की बात नहीं कर रहे हैं, ये हिंदुओं को धमका रहे हैं कि तुम्हारा सत्ता, नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का, ये सत्ता बहुत दिन तक नहीं रहने वाला है। जो असदुद्दीन ओवैसी कहते थे ना, अरे भाई ताउम्र हम याद रखेंगे, हमारी बाबरी मस्जिद थी, रहेगी, और एक दिन हम आएंगे तो फिर हम वहां राम मंदिर बनाएंगे। वो तो मोहब्बत की दुकान की बात कर रहे हैं। मैं समझिए एक छोटा सा रिएक्शन। इनकी मानसिकता समझनी हो तो इनकी थियोलॉजी पढ़ना बहुत आवश्यक है, तब इनकी मानसिकता समझ में आएगी। मैं ये कह रही हूँ समीर जी, जो बात मदनी साहब कह रहे हैं, मैं तो पॉलिटिकल एंगल से ही ये बात भी देख रही हूँ। वो दरअसल अपनी प्रासंगिकता की बात कर रहे हैं कि उनका रिप्रेजेंटेशन इन द पॉलिटिकल सिस्टम अब क्या रह गया है। ये मोहब्बत की दुकान और ये नफरत की दुकान, ये सब बेकार की बातें हैं। मुझे इसमें ये राजनीति खेल रहे हैं। राजनीति जो है वो रिप्रेजेंटेशन से आती है, और सबसे बड़ा डर मदनी साहब को यह है कि वो रिप्रेजेंटेशन घटता चला जा रहा है। समीर जी, देखिए, मौलाना अरशद मदनी की जो शिकायत है, जो दुख है, जो दर्द है, वो बहुसंख्यक मुस्लिम कम्युनिटी का बन चुका है। और जितने भी मुस्लिम के जो मौलाना है, जो लीडर्स हैं, उनका ये कि एक समय था कि ये कहा जाता था कि भारत में बिना मुसलमानों के सरकार नहीं बन सकती। आपको अगर सरकार बनाना है तो मुसलमानों को साथ में लेना पड़ेगा, और उसका पूरा फायदा मुस्लिम कम्युनिटी ने उठाया, मुस्लिम नेताओं ने उठाया। केंद्र में अपनी हिस्सेदारी लेते थे, राज्य में अपनी हिस्सेदारी लेते थे, तमाम साधन संसाधन सुविधाएं लेते थे, जमीनें लेते थे, वक्फ बोर्ड के लिए अपनी जमीनों का इंतजाम करते थे, और खूब उन्होंने सरकार से अपने लिए सुविधाएं इस्तेमाल की। अब जब 2014 के बाद से प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने जिस तरीके से देश की राजनीति की है, और अब मुसलमानों को ये लगता है कि भाई अब केंद्र सरकार में तो एक भी मुसलमान मंत्री नहीं है, भारतीय जनता पार्टी एक भी मुसलमान को टिकट नहीं देती है, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है, देश के अंदर राज कर रही है। और अब उनको ये लग रहा है कि इतने सालों के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी के 2014 के बाद से ग्राफ नीचे आ ही नहीं रहा है। हाँ। आज भी प्रधानमंत्री मोदी का कद बढ़ते जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी का कद बढ़ते जा रहा है तमाम राज्यों में। और ऐसे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है जहां कहा जा सकता था कि बिना मुसलमानों के पत्ता भी नहीं हिलता। वो आसाम हो चाहे पश्चिम बंगाल हो। पश्चिम बंगाल में तो कहा जाता था कि भाई 38 से 40% मुसलमान है, ममता बनर्जी को आप सत्ता से बाहर नहीं कर सकते हैं। वहां भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह सरकार बनाई, तो अब इनको एक डर है कि अब भारतीय राजनीति में इनकी सत्ता में भागीदारी लगभग खत्म हो चुकी है, आने वाले समय में इनको नजर नहीं आ रहा, और सत्ता के नाम पर इनको जो मलाई मिलती थी, सुविधाएं मिलती थी, अब वो इनको नहीं मिलने वाली है। ये उनका दुख और ब्रेक का कॉल है, लेकिन फिर भी विजय जी वेरी क्विक कमेंट, आप ये जो 80-20 वाला डर है, कहीं वही तो नहीं है? मदनी साहब को ये बयान दिलवा रहा है। यही डर है। डर क्या है, मतलब ये फैक्ट भी है। डर क्यों कह रहे हैं आप? ये तो फैक्ट भी है कि उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन लगातार कम हो रहा है, तो इसको चिंता कहना चाहिए। डर उनकी चिंता है, वाजिब है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, आपने कहा प्रोफेसर साहब के लिए कि बहुत हार्ड उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। मैं इसको हार्ड स्टेटमेंट नहीं मानता, मैं इसको क्रिमिनल स्टेटमेंट मानता हूँ और एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटमेंट मानता हूँ। मैं रिकॉर्ड पर कह रहा हूँ ये बात, समझिए। इसमें क्या गलत है कि मैं ये कहूँ कि
आप जो कहें मैं आपको कहाँ मना कर रहा हूँ। ये हिंदुओं का देश है, हम पर कहते हैं ये पुरातन है, ये हिंदुओं का देश है। मिडिल ईस्ट में हालात सामान्य हो रहे हैं, ये पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी राहत की खबर है। डील के मुताबिक 60 दिन तक शांति बनी रहेगी। अब आगे इसके क्या होगा ये तो खैर कोई भी नहीं जानता, क्योंकि ईरान और अमेरिका में डील कराना इतना आसान भी नहीं है। ऊपर से इजराइल बीच में है। लेकिन हॉर्मुज से जरूर एक अच्छी खबर आई है, वो आप लोगों को दे दूं। ईरान अमेरिका जंग शुरू होने के बाद से ये पहला मौका है जब 11 भारतीय जहाजों ने हॉर्मुज स्ट्रेट को पार किया है। उधर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें भी कम हुई हैं। ट्रंप ने कहा है कि तेल अपने रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। हॉर्मुज से 19 बिलियन बैरल तेल पास हुआ है, ऐसा भी कभी नहीं हुआ। ट्रंप ने कहा कि तेल $70 प्रति बैरल पर आ गया है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है, और ये चमत्कार मेरी वजह से हुआ। ये तो खैर डोनाल्ड ट्रंप को बोलना ही था। वो और क्रेडिट ना लें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हालांकि इस बात का क्रेडिट वो कभी नहीं लेंगे कि हॉर्मुज तो कभी एक संकट था ही नहीं, यह संकट भी तो आप ही ने दिया और ईरान को मजबूर किया कि वो यहां पर नाकाबंदी कर दे, और फिर आपने और उसमें रही सही कसर जो थी वो खत्म कर दी। आपने भी एक ब्लॉकेज कर दिया। लेकिन खैर क्रेडिट की बात है तो ट्रंप अपनी जीत की बंसी खुद कैसे बजा रहे हैं वो आप सुन लें। But as you know, we just achieved a historic peace agreement with Iran to end the conflict in the Strait of Hormuz. And by the way, yesterday, 19 million barrels of oil flowed out of the Strait of Hormuz, a very beautiful place. That's the most oil in the history of the Strait. No, it's never been any, you've never seen anything like that. It's called an oil gush. And most importantly, we are ensuring one thing very importantly, because this is why I did it. I did it for this reason, 99% for this. Iran will never have a nuclear weapon, and they've agreed to that many, many years. And now we're trying to work out a deal that's fair. And we also want to work out a deal. You know, the stock market hit a new high today again. And oil, for the first time in months, hit, think of it, $70 a barrel. So we got it 70. That equates to a very low price. Oil is going to come charging down. And with oil comes everything else. हाँ जी, जरा क्रूड ऑयल पर से पहले जरा सा विजय जी भी बात पर 2 मिनट हम बात कर लेना चाहते हैं। विजय जी, आपने कहा आक्रामक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, हमने कहा नहीं आपराधिक कार्य। मैंने ये कहा था कि ये देश हिंदुओं का है, ये हिंदू राष्ट्र है जिसमें मुसलमान भी रहते हैं। मैंने ये पुस्तक भी लिखी थी, RSS एंड गांधी, और उस किताब के साथ आपने मेरा 1 घंटे तक इंटरव्यू भी किया था। उस किताब में भी ये मैंने जिक्र किया था। हाँ, तो और सुनिए, एक मिनट में तो कोई आपत्ति नहीं है ना, सुन लीजिए। हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये देश वाकई हिंदुओं, हमारी भारत की सभ्यता हिंदू है, भारत की संस्कृति हिंदू है, भारत का संस्कार हिंदू है। इस्लाम एक बाहर से आई हुई आक्रामक विचारधारा है जो हिंदुओं को काफिर कहता है, और काफिरों के लिए हर दंड जो है उसके लिए जायज है। थियोलॉजी, कभी इस विचार को आपने पढ़ा है? और यदि पढ़ा है, यदि पढ़े होते हैं तो फिर इस प्रकार की आप बातें हमसे नहीं कर रहे होते। तो देश का संविधान पढ़ा है, देश का संविधान क्या संविधान में भी ये नहीं है कि ये नहीं है, ये नहीं लिखा हुआ है कि देश हिंदुओं का देश है। भाई इतना मैं जानता हूँ, मैंने पढ़ा है संविधान। हम कह रहे हैं संविधान लिखा, बिल्कुल सही बात है। मैं ये कह रही हूँ कि ये इशू है सर, आपके जैसे बुद्धिजीवी इशू बनाते हैं इस चीज को। संविधान आप जो सोचते हैं मैं ये कह रही हूँ सर, मैं इस टॉपिक को और आगे इस नोट पे नहीं बढ़ाना चाह रही। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ, देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल, देयर आर 2 टर्म्स। हम ये यूज कर सकते हैं, हम ये बात कह सकते हैं। मुझे बात क्रूड ऑयल की कहनी है। एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ नहीं है भाई, ये देश तो हिंदुओं का ही है ना, इसमें एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल का। और संविधान में सेकुलर शब्द आपातकाल के समय जोड़ा गया। ये तो मतलब सेकुलर कब जोड़ा गया जरा बताइए। और भारत में क्या कोई चर्च की शपथ लेकर करता है, सेकुलर करना पड़ता है? यूरोपियन कॉन्सेप्ट है, हमारे यहां तो ये कॉन्सेप्ट है नहीं। हमारे यहां तो बड़ी सीधी सी बात है, दोनों अलग अलग है। राज सत्ता और धर्म सत्ता दोनों अलग अलग है, दोनों अपना। भारत के नहीं, बस एक लाइन बोलो, गांधी ने हिंद स्वराज लिखा, भारत राष्ट्र की चर्चा की, न इस्लाम उसमें आया है, न क्रिश्चियनिटी आया है,
जब भी वो भारत की बात करते हैं वो हिंदू सिंबल्स की बात करते हैं, भारत एक खोज में क्या है, की बात करते हैं, भारत एक खोज में क्या है। और जवाहरलाल नेहरू ने कहा इस्लाम के आने से पहले भारत के अंदर धर्म के नाम पर हत्याएं नहीं होती थी, मंदिर नहीं तोड़े जाते थे। चूंकि इन सब सारे पापों को ढक दिया गया था कांग्रेसियों के द्वारा, सेकुलरिस्टों के द्वारा, इसलिए इसकी चर्चा नहीं होती है इस देश में। अब आगे बढ़िए। हम बात कर रहे हैं ईरान और अमेरिका की इस डील की। कभी कभी चर्चाएं गर्म इसलिए हो जाती हैं क्योंकि मतांतर होते हैं। मैंने फिर दोहराया, इस बात को मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूं, कॉन्स्टिट्यूशनल और एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल पर हम एक लंबी बहस कर सकते हैं, लेकिन कहानी कुर्सी के इस वक्त की आवश्यकता यह है कि हम ईरान और अमेरिका की जो लड़ाई चल रही है उसके बीच में जो भारत के लिए तेल का संकट खड़ा हुआ, क्या हम उस संकट से आगे बढ़ पाए हैं? बड़ी मुश्किल से बातचीत की टेबल पर हम आए हैं, यानी कि ईरान और अमेरिका की हम बात कर रहे हैं। काफी मुशक्कत के बाद अस्थायी समझौता भी हुआ, लेकिन अब दोनों न्यूक्लियर साइट्स के निरीक्षण को लेकर ये आमने सामने है। ईरान कह रहा है कि न्यूक्लियर साइट्स के इंस्पेक्शन पर कोई बात हुई नहीं, जबकि ट्रंप कह रहे हैं कि अगर इंस्पेक्शन नहीं करवाया तो मैं डील रद्द कर दूंगा। The Iranians are saying there's no scheduled visit for the IAEA inspectors. Is that part of your agreement? They're wrong. They're wrong. They're wrong. They know they're wrong. They told us inside, and we have it down 100% inspections. And if they were right, I'd cancel the meetings right now. And Iran says there's no agreement to buy Exxon. From your view, Mr. President, when will those inspectors actually be on the ground? At the appropriate time. At the appropriate time. There's no rush, but they'll be on the ground at the appropriate time. तो ये जो इंस्पेक्शन की बात आ रही है हर्षवर्धन जी, ये इंस्पेक्शन तो ऐसा नहीं है कि ईरान इसके लिए तैयार नहीं था। ईरान पहले भी ये कह रहा था कि मैं IAEA से इंस्पेक्शन करा सकता हूं, मैं परमाणु हथियार नहीं बनाऊंगा, ये भी ईरान पहले से कह रहा था। तो अब ऐसी नई बात क्या हो गई जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो डील कैंसिल हो जाएगी? ये हर बार डील कैंसिल करने की ये धमकी, ये एक ही सुई का अटक जाना बार बार, ये डोनाल्ड ट्रंप क्यों कर रहे हैं? देखिए मीनाक्षी, हम लोगों के यहाँ एक ऐसे ही देशज में कहा जाता है कि उड़ाइयाँ, चमकाइयाँ, धमकाइयाँ और फिर न बने तो भाग जाइए। तो ट्रंप वही वाले हैं, ये हवा पानी बनाते हैं, माहौल बनाते हैं और ये चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए। बात सारी ईरान की मान रहे हैं, संदेश सारे ईरान के प्रभावी हैं, प्रोपागेंडा में भी ईरान इस बार भारी है। आपने उस देश को बर्बाद कर दिया, उस मुल्क को बर्बाद कर दिया। उसके दूसरे पहलुओं उस पर हम लोग बहुत बात कर चुके हैं, लेकिन जिसको कहते हैं जो बात आपने ओबामा के शासनकाल में लिखी थी कि वॉर अमेरिका नहीं हारता है और नेगोशिएशन ईरान नहीं हारता है, फिर से ईरान ने वही स्टैब्लिश कर दिया है। अब आप अपनी बात कह कहकर उसे साबित करना चाहते हैं, लेकिन दुनिया देख रही है कि कुछ बदला नहीं है, कुछ भी अमेरिका ने नया हासिल नहीं किया है और ये जो पूरी की पूरी डील हो रही है ये लगभग तय है। ट्रंप का ये बड़बोलापन है, उनकी बयानबाजी भर है। मुझे तो इसमें इंस्पेक्शन जो होना है वो होगा ही होगा। कोई भी न्यूक्लियर साइट है, अगर आप उसको कोई टेरिटरी बंद नहीं रखते तो IAEA इंटरनेशनल अलायंस है, वो जाएगा ही जाएगा। तो मुझे लगता है सिर्फ वो एक अपना माहौल बना रहे हैं, जो पोस्चरिंग है वो कर रहे हैं, उससे अलग कुछ और वो पोस्चरिंग इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि वो ये जानते हैं कि सीनेट का समर्थन उन्हें है नहीं। वो इसलिए भी ये कर रहे हैं क्योंकि जनता का भी समर्थन इस जंग के लिए तो कभी उनके पास था ही नहीं। लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट, सीनेट में भी हार गए वो आज। वही मैं ये खबर दर्शकों के सामने रखूंगी, लेकिन एक इंपॉर्टेंट खबर जो इस बहस में रह गई थी, दर्शकों के लिए तो राहत वाली खबर ये है ना, भारतीयों के लिए, कि 11 जहाज जो भारत के जहाज थे जो वहां पर अटके हुए थे वो हॉर्मुज को पार कर गए हैं। भारतवंशी तो इस वक्त ये बैठ के सोच रहे होंगे कि कब भारतवासियों को ये तेल थोड़ा सस्ते कीमत पे मिलने लगेगा। वो समय कब आएगा कि हमारा कच्चे तेल का दाम, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी कम हुआ है समीर जी, अब उसका रिफ्लेक्शन धीरे धीरे इंडियन मार्केट पर भी दिखाई दे। $76.71 प्रति बैरल पर क्रूड ऑयल आ गया है। बिल्कुल, ये 11 जहाज जरूर भारत के निकले, लेकिन ये सिर्फ अभी एक फौरी राहत है, इसे एक लंबी राहत के रूप में नहीं देखा जा सकता। इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले समय में बिल्कुल आराम से सारे जहाज निकलेंगे, जिस तरीके से अभी भी बनी हुई है। हालांकि ये रहा है कि हाउस ऑफ सीनेट में, मतलब सीनेट में आज उच्च सदन में ट्रंप को हार का सामना करना पड़ा, वहाँ पर उनको युद्ध लड़ने से रोक दिया गया। और अभी मार्को रूबियो भी बहरीन, कुवैत के दौरे पर है और जिस तरीके से जो संधि हुई है, जिस तरीके से बाकी बातें हुए, तो उनकी शंकाओं को दूर करने के लिए वहाँ पर वो गए हुए। और ईरान ने जिस तरीके से कहा है कि अगर इजराइल लेबनान पे अगर लगातार हमले जारी रखेगा तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर हम फिर अपने हिसाब से शर्तें लगाएंगे। तो आने वाला समय मुझे लगता है कि अभी और कुछ दिन देखना होगा कि स्थिति कैसी बनी रहती है।
क्या इजराइल लेबनान पर पूरी तरीके से हमले रोक देता है या इजराइल अपने हमले जारी रखता है? अमेरिका की क्या भूमिका होगी? और अब तो अमेरिका को मुझे लगता है कि इजराइल के पक्ष में ज़्यादा रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप को लग रहा है कि अमेरिकन कंपनी अब जिस तरीके से ईरान के अंदर इन्वेस्ट करेगी, पैसा लगाएगी, अमेरिका को पैसा मिलेगा, अमेरिका की इनकम होगी। नहीं सर, ईरान की तो अभी जो भी नेगोशिएशन हो रही है उसमें चांदी चांदी दिखाई दे रही है, और जो अमेरिका के बात लिए, ईरान के राष्ट्रपति कह रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास मिसाइलें नहीं होती तो हम गाजा बन गए होते, क्योंकि अमेरिका और इजराइल बेरहम देश है, इन पर भरोसा नहीं कर सकते। ये बात तो मानवता की करते हैं लेकिन किसी पर रहम नहीं करते, इसलिए हम अपनी मिसाइल क्षमता को लेकर किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं करने वाले। आपको याद होगा इजराइल शुरू से ही इस बात को लेकर अड़ा हुआ है कि ईरान की मिसाइल की रेंज पर 300 किलोमीटर की कैपिंग की जाए। आप ये बयान सुने, फिर इस बयान पर भी चर्चा। بحث موشک ما در تفاهم نامه‌ای که داشتیم وجود نداره و هیچ وقت وجود نخواهد داشت. اگر ما موشکامون که برای دفاع از خودمون بود نبود، اسرائیل ایران رو و آمریکا ایران رو مثل غزه شخم می‌زدن و به پیر و جوان رحم نمی‌کردن. اینا از حقوق بشر دم می‌زنن. دروغ بزرگی است. و اگر ما نمیتونستیم از خودمون دفاع کنیم، قطعا کشور ما رو اینا رحم نمیکردن و قدرت ما رو نابود میکردن. در نتیجه هیچ وقت هیچگاه در مقابل توان دفاعی خودمون با هیچ کس گفتگو نخواهیم کرد. मसूद पेज़ेश्कियान जो बात कह रहे हैं उन्हें भी थोड़ा आत्ममंथन करने की जरूरत है। हाँ, अमेरिका का इतिहास ये कहता है, चाहे इराक हो चाहे अफगानिस्तान हो, जहां जहां वो जाता है वो तबाही लेकर आता है, वहां की इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां की इकोनॉमी को ध्वस्त कर देता है। लेकिन जब लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करते हैं तो ईरान वहां खुद कहां पर खड़ा होता है? जो डर इजराइल का है वो वाजिब क्यों नहीं है प्रोफेसर साहब? भाई इजराइल का और ईरान का दोनों का मसला तो एक ही है, दोनों के लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। देखिए, चूंकि इजराइल को खत्म करने की शपथ ईरान ने ले रखी है, कहता है कि इजराइल के हम अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं मुस्लिम देश होने के नाते, तो इजराइल क्या करेगा? इजराइल अपनी सुरक्षा में तो उन ताकतों को मारेगा ही ना। भाई इजराइल की यदि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल यदि आज जाकर के इजराइल तक पहुंचते हैं तो अपने आप को खतरा मानता है, और यही कारण है कि वो चाह रहा है कि 300 किलोमीटर के कैप उस पर हो। लेकिन इजराइल के लिए है, ईरान के लिए है कि 300 मिले, वो अपने मिसाइल रेंज को बढ़ाएगा क्यों नहीं? वो अपनी सुरक्षा के लिए अपनी जगह ठीक है, इजराइल अपनी जगह पर ठीक है। दिक्कत क्या है कि इजराइल के अस्तित्व को नाकारते हुए सिर्फ मुस्लिम होने के कारण ईरान जो एक टेररिस्ट रेजिम को खड़ा करके और उससे जो बॉम्बिंग करवाता है, चाहे वो इजराइल के अंदर हमास के थ्रू करवाता हो या हिजबुल्लाह के थ्रू कराता हो, इधर हूती को पैट्रोनेज देता हो, ये गलत है। आप 1500 किलोमीटर रखिए, 2000 किलोमीटर रखिए, ये अमेरिका का कंसर्न है, यूरोप का कंसर्न है और इजराइल का कंसर्न है, लेकिन उसको अधिकार है। लेकिन उसको यह अधिकार नहीं है कि वो हूती, हिजबुल्लाह और हमास को जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को संरक्षण देते रहे। उसको मारने के लिए यदि इजराइल कोई भी प्रयोग करता है या मारने के लिए जाता है, और उस पर जब ईरान आकर के उनको पीछे खड़ा होकर के कहता है कि ये पूरी समझौता हम रद्द कर देंगे, तब लगता है कि तुम टेरर रेजिम के साथ खड़े हो, तुम टेरर को सपोर्ट करते हो, जिस प्रकार से पाकिस्तान करता है। लेकिन मेरे लिए सबसे ज्यादा अभी दिक्कत एक आ रही है, पेज़ेश्कियान जो है वो आज कल जो थे वो पाकिस्तान में थे। पाकिस्तान और ईरान इन दोनों के बीच में यदि घनिष्ठता बढ़ती है तो भारत के लिए स्ट्रेटेजिक लॉस होगा। मैं इसकी ओर ज्यादा कंसर्न हूं, मैं इधर जरूर ध्यान, मुझे लगता है कि ये एक चिंता का विषय भारत के लिए होना चाहिए। इस पर विजय जी ये तो बड़ी वाजिब चिंता है, ईरान और पाकिस्तान जितना क्लोज एज बनेगा, लेकिन ये कोई नई बात भी नहीं है। पहले भी अलग अलग फ्रंट पर भारत का साथ देने की बजाय ईरान ने पाकिस्तान का ही साथ दिया है। ये ठीक है, लेकिन ये चिंता वाजिब है। यदि वो क्लोज आते हैं पाकिस्तान और ईरान तो हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, नज़रअंदाज नहीं कर सकते, उसको भी नज़र रखना चाहिए। और ख़ासतौर से यदि आप देखें, बहुत दिन से हम लोग उनको ऐसे ही समझते रहे, नॉन सीरियस तरीके से पाकिस्तान को लिया है। पाकिस्तान ने बहुत बड़ी भूमिका नहीं निभाई हो, लेकिन ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच में पाकिस्तान ने एक भूमिका निभाई है। और इसको यूँ भी देखा जाए कि भारत की उसमें कोई भूमिका नहीं थी, तो वो एक क्लोज, थोड़ा सा उनकी क्लोज एसोसिएशन हुई है।
और वो उस पर काम कर रहे हैं। तो जब वो साथ आ जाएंगे, हालांकि ये भी बात ठीक है वो साथ ही रहे, कौन सा इतना हमारे साथ उन्होंने, ईरान ने बहुत मदद की और पाकिस्तान तो खिलाफ है ही। असली मसला वो भी है कि इजराइल और ईरान पर, ईरान को कैसे कह सकते हो कि आप 300 किलोमीटर की कैपिंग वाली मिसाइल्स लाएं, सब देश अपना अपना है, उनकी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अलग बहस हो सकती है कि वहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था ही नहीं है, उसको तो चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था के नाम पर ट्रंप साहब ने लड़ाई शुरू की, उस पर तो इशू पर बात ही नहीं की, एक भी दिन बात की है क्या उन्होंने? जी एक इसमें चीन भी एक फैक्टर बन करके आ रहा है। चीन भी एक फैक्टर है, वो भी है, लेकिन मैं कह रहा हूं ईरान, पाकिस्तान, लोकतांत्रिक व्यवस्था की हम तो चिंता कर रहे हैं। ट्रंप साहब ने तो उसी पर तो पहली लड़ाई वहीं से शुरू की थी ना कि वहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। आज जब डील हो रही है तो उसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था ईरान में होगी, इस पर तो चर्चा ही नहीं है। और IAEA का तो मसला यह है कि दुनिया भर में IAEA की परमिशन, मतलब उसको होती है, निगरानी उनकी चलती है, उसमें कोई ऐसा नहीं है जो न्यूक्लियर, कोई वेपन की बात नहीं है, जितना न्यूक्लियर स्टोरेज है, जो पावर प्लांट्स भी हैं, वो भी IAEA की निगरानी में रहते हैं। और ये दुनिया का वो है, रस्म है, मतलब कानून के तरीके से कि हर साल जनवरी में आपको उसकी पूरी व्यवस्था सारी दुनिया को उजागर करनी पड़ती है। मतलब इसमें कोई बहुत चोरी से काम, चोरी से जो हो रहा होता है वो अलग होता है, लेकिन एक ये व्यवस्था है। अब अमेरिका ईरान के साथ क्या व्यवस्था करेगा, इजराइल के साथ क्या करेगा, मुझे लग रहा है अमेरिका को जो कल सेनेट में हुआ ना, वो बड़ी गंभीर बात है। और वो चिंता उनको बहुत पहले से भी हो रही थी, इसीलिए वो ये समझौते पर यहाँ तक पहुंचे थे। लेकिन कल तो साफ साफ ही हो गया कि जिस तरह से वो उनके खिलाफ प्रस्ताव पारित हुआ है, तो अब वो जल्दी से जल्दी इसको मसले को हल करके निकलना चाहते हैं। इधर मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान पाकिस्तान पहुंचे, जिसका जिक्र अभी यहाँ चर्चा में आपने सुना भी। स्विट्जरलैंड में बैठक के फौरन बाद पेजेश्कियान के पाकिस्तान आने से खाड़ी देशों में हलचल है। पाकिस्तान से पेजेश्कियान ने मुस्लिम देशों को एक साथ आने की अपील की। इसके साथ ही पेजेश्कियान ने इस्लामिक देशों से एक नए रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर यानी कि नाटो बनाने की अपील की। पेजेश्कियान ने कहा कि दुश्मनों के खिलाफ एकजुट होने का वक्त आ गया है और उनकी हां में हां मिलाते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि ईरान की जीत में हमारी जीत है, हम भाई भाई हैं। अमेरिका को जिगरी दोस्त बताने वाला पाकिस्तान ईरान को अपना भाई कह रहा है। क्या कह रहे हैं शहबाज शरीफ, वो आप सुने। Pakistan and Iran are far more than just neighbors. We are brothers bound together by centuries of shared history, faith, culture, and civilizational links. Iran's success is our success, and Iran's loss is our loss. बहुत बड़ा देश है ईरान का लॉस, यानी ईरान का जो नुकसान है वो पाकिस्तान का भी नुकसान होगा। इतने जिगरी हैं तो भाई पाकिस्तान के साथ आप क्या कर रहे हैं, अमेरिका के साथ पाकिस्तान क्या कर रहा है? क्योंकि ईरान और अमेरिका तो जिगरी नहीं है। पेजेश्कियान पाकिस्तान से मुस्लिम देशों को एक साथ लाने की अपील कर रहे हैं, तो उधर अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 3 देशों के लिए मिडिल ईस्ट देशों के दौरे पर हैं और 3 दिनों के लिए मिडिल ईस्ट देशों के दौरे पर हैं। और दौरे का असली मकसद ईरान के पुनर्निर्माण के लिए $300 अरब का फंड इकट्ठा करना है। लेकिन खाड़ी देशों को डर है इस बात का कि इस फंड से फिर से ईरान अगर ताकतवर हो जाएगा तो फिर सऊदी अरब का क्या होगा, तुर्की का क्या होगा, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम का सीधे तौर पर जिक्र तो नहीं किया गया। खाड़ी देशों के बीच में एक डर इस बात का जरूर है कि ईरान फिर मजबूत हो गया तो उनकी पहचान क्या रह जाएगी, इसलिए वो ईरान को फंड नहीं देना चाहते। तो दोनों बातें हैं हर्षवर्धन जी। एक वो कमिटमेंट है जो ईरान और पाकिस्तान के बीच में हो रहा है, मसूद पेजेश्कियान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच में, और एक इधर रूबियो जो है वो खाड़ी देशों में घूम रहे हैं। लेकिन अब कितना समर्थन मिलेगा उन्हें, कितना डॉलर वो जुटा पाएंगे, एक सवाल है। देखिए, एक तो ये कि इसको हम लोग ऐसे मत देखें कि पेजेश्कियान चले आए हैं पाकिस्तान तो ये एक चिंता की बात है। ये पूरी दुनिया के लिए अलग किस्म का एक, जिसको कहें आप उसको चुनौती कहें या नया रीऑर्गेनाइजिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर कहें, उसको ऐसे देखेंगे तब ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। बाकी इसमें तो कहीं कोई संदेह ही नहीं है कि जिस दिन पाकिस्तान इसमें घुसा, आप चाहे उसको ब्रोकर कहें, मीडिएटर कहें, जो भी कहें, वो एक भारत के लिए कंसर्न होगा ही अगर ये डील हो गई, और डील तो हो ही गई। असली बात क्या है, पेजेश्कियान ने तो नरेंद्र मोदी को भी कहा है कि आप हमारे जो स्टेट हेड का जो वीक लॉन्ग फ्यूनरल होने वाला है उसके लिए आमंत्रण दिया हुआ है। मोदी जी को आमंत्रित किया है कि आप आइए, तेहरान आइए। और हमने उन्हें आज नहीं, जब सबसे वो मुश्किल में थे, जब सैंक्शन लगे थे, तो 19 के बाद रायसीना डायलॉग में हमने उनके विदेश मंत्री को यहां जगह दी थी, उनको मंच दिया था जो कोई जगह नहीं दे रहा था। तो डिप्लोमेसी थोड़ा सा है, मुश्किल है, टाइट रोप होता है, दोनों तरफ की होती है। असली बात क्या है
क्या ये जो पेजेश्कियान कह रहे हैं कि नाटो जैसा एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन बनाए, एक तरफ जो वेस्ट का नाटो है वो खत्म हो रहा है। नहीं, वो थोड़ा संशोधन कीजिए। नाटो जैसा मुस्लिम देशों का रीजनल सिक्योरिटी, हाँ, वही तो मैं कह रहा हूं, मैं वही रीजनल नाटो भी रीजनल ही था। नाटो भी, उसकी भी असली चीज ये थी कि यूरोप और अमेरिका के तो वो रीजनल ही था, रीजनल सिक्योरिटी अरेंजमेंट ही था। वैसा ही वो इस्लामिक देशों का अगर कह रहे हैं तो ये भारत के लिए बड़ी चिंता की बात है, लेकिन ये पूरे विश्व के लिए चिंता की बात है। और क्या जब ऐसा कोई अलाइनमेंट, ऐसा कोई कुछ कह रहे हैं तो उसमें जो ये खाड़ी के देश हैं, जो पश्चिम एशिया के देश हैं, वो बाहर हो जाएंगे। एक बड़ी खबर और आ गई है इसमें, तुर्की की भूमिका क्या होगी, क्योंकि ईरान और तुर्की दोनों ही एक ही एजेंडे के साथ चल रहे हैं कि सारे मुस्लिम देशों के सिरमौर वो हो जाएं। ईरान भी चाहता है, वो तुर्की भी चाहता है। दूसरा जो अमेरिकी राष्ट्रपति भी कर रहे हैं कि वो भी एक इस्लामिक यूनियन बना लें। ये दोनों बातें हैं ना सर। आप ध्यान कीजिए, ये जो नेटो, इस्लामिक नेटो की बात हो रही है, अभी तो OIC चल रहा था, 57 देशों का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का चल रहा है। उसका क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। और इस पूरे युद्ध में देख लिया आप, इस्लामिक कंट्रीज के साथ खड़े हुए हैं क्या? ये तो एक्चुअली लड़ाई उनके बीच में हो रही है। भले ही वो अमेरिका के बहाना ले लीजिए कि अमेरिका के बेस पर वो आक्रमण कर रहे हैं, लेकिन वहाँ तो मुस्लिम कंट्रीज थे, इसमें और कोई है ही नहीं। इजराइल को अगर छोड़ दिया, तो वो बहुत मुश्किल काम है। ये ऐसे सपने देखना और ये सब बातें करना। और बहुत अच्छा मुझे लगा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ समझते हैं कि वो ईरान के लिए कुछ कर सकते हैं। मतलब जिस तरह से उन्होंने कहा है कि ईरान और हम भाई भाई हैं, ईरान की भूमिका में पाकिस्तान का जो रोल हो सकता है, ठीक है, अच्छा ही चोर चोर मोसेरे भाई जो कहावत है ना, वैसी स्थिति है उनकी। और दूसरा ये भी मुझे लगता है ईरान को ये भी डर होगा कहीं नहीं दिखाई दे अब्राहम अकॉर्ड की जो बात कर रहे हैं वो ना हो, इसलिए मुस्लिम कंट्रीज को साथ में जोड़ के रखो। बात अब होगी देश की और पंजाब की, जहां पर सीएम भगवंत मान से जुड़े हुए वीडियो के मामले में एक नया ट्विस्ट है। गुरुग्राम पुलिस ने आरोप लगाया है कि इस वीडियो को फर्जी साबित करने के लिए गुरुग्राम में फर्जी फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार की गई है। इसके लिए पंजाब पुलिस के अधिकारियों ने 10 लाख रुपए की रिश्वत दी। गुरुग्राम पुलिस ने इस सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया। पूरा मामला सिख धर्मगुरुओं की बेअदबी से जुड़ा हुआ है। कहा जा रहा है कि बेअदबी वाले वीडियो में जो शख्स दिखाई दे रहा है वो भगवंत मान है। ये वीडियो सामने आने के बाद अकाल तख्त ने मान को सिख धर्म से बाहर कर दिया था, लेकिन उसके बाद भगवंत मान ने सफाई दी थी कि यह वीडियो फर्जी है। उन्होंने इसे AI जनरेटेड करार दिया था। पंजाब सरकार ने फॉरेंसिक जांच कराकर इस वीडियो को फर्जी बताया, लेकिन अब इसी फॉरेंसिक रिपोर्ट पर ही फिर से मान घिर गए हैं। गुरुग्राम पुलिस ने कहा कि यह फॉरेंसिक रिपोर्ट फर्जी है। इसके लिए पुलिस ने गुरुग्राम के एक होटल में लुधियाना के पुलिस अधिकारियों की बैठक का वीडियो जारी किया। पुलिस के मुताबिक इस बैठक में भगवंत मान को क्लीन चिट देने को कहा गया। साथ ही बीजेपी ने पंजाब पुलिस अधिकारियों के व्हाट्सएप चैट और कॉल डिटेल तक शेयर कर दिए। ट्रैफिक होटल क्राउन प्लाजा का गुड़गांव में उसी टाइम एसपी जशनगिल पहुंचे, उसी टाइम ही मैं पहुंचा था। पहले रिसेप्शन पे मिले तो उन्होंने कहा कि चलो आगे में चलते हैं, हम बैठ के बात करते हैं। तो नंबर 3000 क्राउन का, तो उसमें 3000 में दे, तो कृपया सदर की रिपोर्ट बनानी है भगवंत मान जी के फेवर में। और उसमें जो दूसरे वो लोग हैं उनके पास 2 रिपोर्ट है कि जो रिपोर्ट है AI जनरेटेड नहीं है। मैंने कहा सर ऐसा मेरे को नॉलेज नहीं है, मैं रिपोर्ट नहीं बना सकता। जो भी इंसान है उसको आपको पेन ड्राइव वगैरह देनी पड़ेगी, वो देखेगा, उस हिसाब से रिपोर्ट बनेगी। कहते चलो कोई बात नहीं, बड़े साहब बात करेंगे। मैंने कहा SP साहब से भी बड़े साहब कौन? तो फिर वो दूसरे रूम में लगे, वो 3004 रूम नंबर है। तो वहां जाके उन्होंने लाया ये बड़े साहब थे जो कि CP लुधियाना थे, स्वपन शर्मा वैसा नाम पर था। तो फिर उन्होंने कहा कि ऐसे करके रिपोर्ट बनानी है और जल्दी से जल्दी चाहिए। मैंने इस खुलासे के बाद आज दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिरसा सामने आया, आरोप लगाया कि पंजाब पुलिस का इस्तेमाल कर नकली वीडियो तैयार किया गया है। आम आदमी पार्टी की सरकार, भगवंत मान अरविंद केजरीवाल जो कट्टर ईमानदार बताते हैं, जिनकी कट्टर की ईमानदारी आप देख सकते हैं कि किस तरह रिश्वत के पैसे से श्री अकाल तख्त साहिब में जो मसला उनके प्रति पड़ा हुआ है, जिस पे अकाल तख्त साहब ने फैसला लिया, सिख दुनिया भर के सिखों की मान, उनके भावना के अनुकूल, उनकी पीड़ा को देखते हुए आप कल्पना करिए कि एक ऐसा पाप करने वाले लोग आज इस सिस्टम में नास्तिक हैं
जो श्री अकाल तख्त साहिब और सिखों की भावना को दरकिनार करते हुए, ठेंगा दिखाते हुए अपने धन बल के ऊपर नकली फोरेंसिक रिपोर्ट पेश करते हैं और उस फोरेंसिक रिपोर्ट को पेश कराने के लिए पंजाब पुलिस का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए, सिरसा के आरोपों पर आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया है। आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने कहा कि बीजेपी बंगाल के बाद पंजाब में साजिश रच रही है। अगर मान को फर्जी रिपोर्ट बनवानी होती तो वो पंजाब में ही बनवा लेती, इसके लिए गुरुग्राम जाने की जरूरत ही नहीं थी। गोपाल राय का भी बयान सुन लें आप। फर्जी रिपोर्ट बनानी होती तो पंजाब में नहीं बन जाती क्या? पंजाब पुलिस को अपनी राज्य में वहां फर्जी रिपोर्ट बनाने की जगह गुड़गांव में भाजपा की सरकार जहां है वहां आने की क्या जरूरत थी? तो भाजपा के लोग षड्यंत्र तो करते हैं, लेकिन बौखलाहट में कभी कभी ऐसी बात करते हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं होता है। तो इसलिए आप सब देख रहे हैं कि बंगाल के बाद पंजाब को लेकर से किस तरह से भाजपा बौखलाई हुई है। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूं, 100 षड्यंत्र कर लो, पंजाब के लोग आपके हर षड्यंत्र का जवाब देंगे। तो पंजाब के लोग हर षड्यंत्र का जवाब देंगे, ये तो राजनीतिक बयान हो गया, लेकिन सवाल यह है कि क्या वो वीडियो असली था जिसकी वजह से उन्हें सिख धर्म से बाहर कर दिया गया, भगवंत मान को? ये इस वीडियो की हम बात कर रहे हैं, या ये वीडियो राजनीतिक तौर पर बाहर लाया गया? वीडियो अब सही है या गलत है, ये तो केवल जांच रिपोर्ट ही बता सकती है। समीर जी यहां पर चर्चा शुरू करते हुए, अच्छा, मुख्यमंत्री भगवंत मान का रिएक्शन आ गया है, ये आपको सुना देते हैं। एक बड़ी घटिया राजनीति के हथकंडे तहत मेरिया फर्जी वीडियो जड़ियां ने रिलीज की जा रही, जदों किसी होर पासे इन्हां दा बस नहीं चलता तो फिर ये धर्म वाले पासों मैनू बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिनी जिहड़ी वीडियो जिहदे विच ना मेरी शरीरक बनतर उस बंदे नाल मिलती है, ना मेरा कद काठ मिलता है, ना मेरे तुरन का अंदाज या मेरे खड़न का अंदाज मिलता है, वो वीडियो नू वायरल करके मैनू दोषी करार दिता गया। पर संगतां ने वो वीडियो देखी, पूरी दुनिया के लोगों वालों मैनू सैकड़े फोन भी आए, वीडियो मैसेज भी आए कि जी सानू तो जमा शरेआम पता लग रहा है कि वीडियो नकली है। उस तो बाद असी ने भी फोरेंसिक लैब तो जांच कराई। हुण वो फोरेंसिक लैब के जिन्ने भी मालक ने उन्होंने बीजेपी ने हमला करता, क्योंकि अकाली बीजेपी कांग्रेसी तीन इकट्ठे हो गए पंजाब च। तो जो बात भगवंत मान ये कह रहे हैं कि मैं बड़ा आदमी नहीं हूं, मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। भाई अगर मुख्यमंत्री ये कहे वो बड़ा आदमी नहीं है, तो फिर तो मुझे पूछना पड़ेगा बड़ा आदमी कौन होता है और बड़ा आदमी कैसा दिखता है। भाई सीएम की पद भी। समीर जी चलिए आपसे चर्चा की शुरुआत इसलिए कर रही हूं क्योंकि मैदान में एक लाइन मुझे बोलने दीजिए, फिर समीर जी। अच्छा ठीक है, कहिए। भगवंत मान बड़ा आदमी नहीं है, और बड़ा आदमी मैं उस संदर्भ में नहीं कह रहा हूं। जिस तरह के आरोप लगते रहे हैं ये मतलब नहीं हो सकता। बहुत ही खराब जिसको कहते हैं ना, भगवंत मान जी को सोचना चाहिए कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए जिस तरह के आरोप उनके ऊपर लगते रहे, ये बड़े आदमी के लक्षण है। और बड़ा आदमी पैसा या प्रभाव बड़े आदमी पर तो मैंने आपका कहना है कि बड़ा आरोप लगना नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सही संदर्भों कर रहा हूं। जो बड़ा आदमी होता है ना, अब जिसका कद होता है। आप ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल वो उस कद के व्यक्ति हैं, लेकिन भगवंत मान। अब आप समीर जी अब ये सवाल है, कई बार सवालों की भी कमी हो जाती है, लेकिन भगवंत मान के लिए बड़ा सेटबैक है। मुझे निश्चित रूप से भगवंत मान के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए, लेकिन ये शराब है जो आम आदमी पार्टी का पीछा नहीं छोड़ती, चाहे वो दिल्ली हो चाहे पंजाब हो। दिल्ली में शराब बेच के सत्ता से चले गए, शराब छिड़कने के आरोप में संकट में पड़ गए हैं। और जिस तरीके से पंजाब और हरियाणा की पुलिस आमने सामने इस मामले को लेकर आई है, दोनों पुलिसों में जो सामना हुआ है, और ठीक है कि आप भले इस मामले को फर्जी बताकर भगवंत मान बच जाए फिलहाल, 10 महीने बाद तो पंजाब में चुनाव है, आपको जनता के बीच में जाना है। और जिस तरीके से जनता में ये बातें चल रही लेकर, मुझे लग रहा है कि बहुत मुश्किल होगा भगवंत मान के लिए इसको बचाना। अब भगवंत मान कह रहे हैं कि भाई पब्लिक मेरा फैसला करे, तो फैसला तो आपका पब्लिक ही करेगी।
अकाल तख्त ने जो कहा वो ठीक है, लेकिन चुनाव में तो आपको जाना है, आप नेता, आप चुनाव लड़ोगे। आम आदमी पार्टी क्या इसको लेकर जनता के बीच जा सकेगी? क्या आम आदमी पार्टी आम सिख को पंजाब को कन्विंस करने की स्थिति में आएगी कि जो वीडियो चल रहा है वो फर्जी है और भगवंत मान ने यह नहीं किया? जनता अगर इसको फर्जी मानेगी तो आम आदमी पार्टी को राहत मिलेगी। अगर जनता ने माना कि भाई इसको मैनेज किया गया और इसमें भगवंत मान है, तो मुझे लग रहा है फिर आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ा संकट खड़ा होने वाला है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़ी अच्छी चीज है, मतलब कुछ भी चीज डाल दो उस पर। AI विजय जी यदि टिप्पणी न करें तो एक टिप्पणी करूं। शराब की जब लत लगती है ना तो छूटती नहीं है, तो यहाँ हो या पंजाब हो। तो आप लेकिन विजय जी की टिप्पणी से क्यों डरे? नहीं सर, केवल शराब की लत नहीं, सत्ता की भी लत जो है जिससे लग जाती है वो छूटती नहीं है। वो तो बड़ा नशा, सत्ता का नशा। तो लेकिन ये सही है, जिस तरह की कोशिश की गई, जो मुझे जानकारी मिली थी कि भाई ये कोई प्राइवेट एजेंसी के थ्रू उन्होंने उसकी जांच रिपोर्ट बनवाई है और वो सब, इसका मतलब है कि क्यों उसके वो बात लगातार वो कर रहे हैं। और महत्वपूर्ण बात ये है कि कोई आरोप चलते रहें, अकाल तख्त से भी उनको सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन जनता तय करेगी कि क्या वो सही है कि नहीं है। ये चुनाव मुश्किल हुआ है आम आदमी पार्टी के लिए, बहुत मुश्किल चुनाव है, बड़ा मुश्किल चुनाव है। और वो तब है जबकि वहां पर कोई विरोध में इतनी मजबूत ताकत के तौर पे कोई पॉलिटिकल पावर नहीं है। अभी भी सबसे मजबूत आम आदमी पार्टी ही है पंजाब में। उनके सामने कोई ऐसा स्ट्रांग कोई अपोजिशन नहीं है तब इस स्थिति में। आइए बात करते हैं अब बिहार की निशांत कुमार की। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं निशांत कुमार, और पटना में निशांत कुमार का ऐसा रूप सामने आया जो अभी तक किसी ने देखा नहीं था। एक्शन मोड में दिखाई दिए हैं निशांत कुमार। पटना के पीएमसीएच अस्पताल पहुंचे, सुविधाओं का निरीक्षण किया, डॉक्टर्स और स्टाफ से बात की, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री के दौरे के बावजूद पीएमसीएच के प्रिंसिपल नदारद दिखे। उन्हें फोन किया गया और कॉल रिसीव नहीं हुई। इसके बाद निशांत कुमार ने कार्रवाई की चेतावनी दी। यहाँ के प्रिंसिपल साहब गायब हैं, उनसे हमने फोन से भी करने की कोशिश की, नहीं उठा रहे हैं, तो उन पर हम कार्रवाई करेंगे। इस प्रिंसिपल यहाँ के पीएमसीएच के, उन पे मैं कार्रवाई करने वाला हूँ। आप जहाँ भी हो सुन रहे होंगे मीडिया के माध्यम से, वो समझ लें, लेकिन कुछ कार्रवाई की जाएगी। अब देखिए ये जो निशांत कुमार कर रहे हैं, पहला तो स्वास्थ्य मंत्रालय जैसा इतना महत्वपूर्ण मंत्रालय उनके पास है, इससे पहले मंगल पांडे के पास था ये मंत्रालय, मंगल पांडे के पास, और अब ये निशांत कुमार के पास है। निशांत कुमार के पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो लेगेसी जो नीतीश कुमार की रही है वो तो निशांत कुमार कभी नहीं कर सकते, वो तो बिल्कुल दायरे से बाहर, उनकी पहुंच से बाहर है, लेकिन कुछ करते हुए दिखना जेडीयू के लिए भी बहुत जरूरी है। नहीं देखिए, निशांत कुमार को यदि प्रिंसिपल को पता होता, पटना पीएमसीएच को पता होता कि निशांत जी आ रहे हैं, और इसके बावजूद यदि वो गायब रहते तब तो, और या उनका फोन नंबर नहीं उठाते, तो बात समझ में आती थी, वो फिर कार्रवाई के लायक था। ये नेताओं की एक अजीब स्थिति होती है, क्योंकि देखिए पीएमसीएच का प्रिंसिपल जो होता है सिर्फ वो डॉक्टर नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में भी है। उसको हो सकता है वो कई जगह गया होगा या एडमिनिस्ट्रेटिव काम के लिए गया हुआ, कोई और एडमिनिस्ट्रेटिव इंगेजमेंट होंगे, कोई जरूरी नहीं है कि वो हमेशा उस समय ऑफिस में ही बैठा रहे। तो ऐसी स्थिति में बिना जानकारी लिए कि हम काम कर दे रहे हैं, मुझे लगता है ये ठीक स्थिति नहीं है। ये आपको हेडलाइंस बनाने के लिए बहुत अच्छी बात है, ये कर सकते हैं आप। मंत्री आते चेहरे चपाटे तुरंत बता देते कि साहब मंत्री जी आए हुए हैं। बिल्कुल सही बात, मैं इससे सहमत हूँ। लेकिन यदि हो सकता है कि प्रिंसिपल के पास मुख्यमंत्री, ये जो मंत्री हैं, मंत्री साहब, उनका नंबर भी नहीं सेव हो, इसकी भी तो संभावना है। ये गंभीर आप कर रहे हैं सर। बिल्कुल दुरुस्त बात है कि प्रिंसिपल को बहुत काम होते हैं, और मैं भी ये मानता हूँ कि प्रिंसिपल कोई मंत्री के आगे पीछे घूमने के लिए नहीं होता है। लेकिन प्रिंसिपल अगर वहाँ व्यवस्था में, उसकी मूल व्यवस्था क्या है? मूल व्यवस्था है कि वो अस्पताल अच्छे से चले, वो मेडिकल कॉलेज अच्छे से चले, वो संस्थान अच्छे चले, जहाँ का भी वो मुखिया है। मंत्री वहाँ पर गया हुआ है, या तो कुछ हो कि किसी काम से गए हो और फोन नहीं उठा पा रहे हैं, इसका मतलब ये कि मंत्री का फोन रहेगा तब तो फोन उठाएंगे, दूसरा कोई फोन उठाएंगे नहीं। इसका तो मतलब ये भी हुआ जिम्मेदारी नहीं दिख रही है प्रिंसिपल की। मुझे नहीं पता, अगर कोई इससे गंभीर काम कर रहे हो। मैं तो निशांत कुमार पे बात करना चाहती हूँ। निशांत कुमार जो करते हुए दिख रहे हैं वो लॉन्ग अवेटेड है। मैं कह रहा हूं कि इससे कुछ नहीं होगा। मैं फिर कह रहा हूं इससे कुछ नहीं होगा कि आप, ये एक तरीका होता है कि अच्छा कुछ नहीं तो आज खाली बैठे हैं, चलो 2-3 घंटा घूम लेते हैं और थोड़ा मीडिया उडिया चला देगा, इससे कुछ नहीं होगा। क्या सीरियसली आप बिहार के स्वास्थ्य ढांचे को बेहतर करने पर कुछ काम करेंगे? बिल्कुल। और अगर ये काम करेंगे तो आप सारे प्रिंसिपल, और अगर आपको लगता है कि प्रिंसिपल में ड्यूटी में अनदेखी किए
तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि बाद में कुछ कार्रवाई करेंगे? करिए, आप मिनिस्टर हैं, आप तो मिनिस्टर है ना, मंत्री को और मतलब किसकी इजाजत लेनी, किसी से परमिशन थोड़ी नहीं लेनी। अगर वो अपनी ड्यूटी में लापरवाही कर रहा है तो अगर उसको वहां उपस्थित होना चाहिए, आपको फोन उठाने पर मैं नहीं मानता हूं कोई कार्रवाई होनी चाहिए। आपको याद है कि गोवा के स्वास्थ्य मंत्री ने ऐसे ही अस्पताल का एक निरीक्षण का औचक निरीक्षण करते हुए एक एमएस के बारे में, मेडिकल सुपरिटेंडेंट के बारे में ऐसी बात की थी, तो हंगामा मच गया था कि मंत्री किस प्रकार से धमका रहे हैं। नहीं सर, मैं तो बात है, देखिए अभी आपने जो बात कही थी पंजाब के रेफरेंस में कि शराब का नशा और सत्ता का नशा, तो ये सत्ता का नशा है। ये जो आपका ईगो है ना कि मिनिस्टर साहब आए और उन्होंने नहीं उठाया, मैं ये कह रहा हूँ उस कॉलेज में, हॉस्पिटल में यदि व्यवस्था ठीक नहीं है तो उस पर एक्शन लेना चाहिए उनको। मूल बात ये मतलब प्रिंसिपल ने फोन नहीं उठाया, ये क्या कार्रवाई की बात है? नहीं है, यदि उस सिस्टम में काम नहीं हो रहा, यदि वो प्रिंसिपल पीएमसीएच का हाल अभी और क्या उन्होंने काम किया, रिपोर्ट नहीं है कि पीएमसीएच का ऐसा नहीं, मतलब वो तो उनको पता होगा, और क्या उन्होंने रिपोर्ट मंगवाई थी, क्या काम किया है, मेडिकल पर क्या काम कर रहे हैं, ये सब पावर गेम में होता है कि ठीक है दिखने में अच्छा लगा, और औचक निरीक्षण में होता ही है तुरंत ही, और हम लोग देखते हैं औचक निरीक्षण होता है 15-20 प्रेस वाले साथ में होते हैं, तो वो तुरंत ही पहुंचते हैं मंत्री जी। लखनऊ अग्निकांड पर सियासत हो रही है, खबर इसके भी 15 लोगों की मौत के बाद योगी सरकार एक्शन में है। पूरे प्रदेश में कोचिंग संस्थानों की जांच चल रही है, शहर शहर अभियान चलाया जा रहा है। सूबे में अभी तक 100 से ज्यादा इमारतें सील की जा चुकी हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ शब्दों में कहा है कि फायर सेफ्टी मानकों से कोई समझौता नहीं होगा। लखनऊ के अलीगंज की जिस इमारत में 15 लोग जिंदा जले, उसे अब गिराने की तैयारी भी हो रही है। सोचिए जरा, 10 साल पहले जो इमारत गिर जानी थी, अब उसे गिराने की तैयारी हो रही है जब 15 मासूम मर गए हैं। इस बीच अखिलेश यादव ने इस मामले में सरकार से लेकर अधिकारियों पर सवाल उठाया। अखिलेश यादव ने कहा कि योगी सरकार में करप्शन मानकों पर भारी पड़ रहा है। अखिलेश को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जवाब दिया। कौन लोग थे जो फायर एनओसी के लिए अपनी जेब भरते थे और जेब का खजाना कहां तक लेकर के जाते थे? लगता तो ये कि 10 साल से कोई सरकार ही नहीं थी, और जब भ्रष्टाचार हावी हो जाएगा मानकों पर तो क्या फैसला होगा? इस सरकार में भ्रष्टाचार हावी हो गया है मानकों पर। इसकी वजह से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, और जो सरकार भ्रष्टाचार से बनी है वो भ्रष्टाचार तो करेगी, क्यों नहीं करेगी? 15 लोगों की जाने के लिए और आप राजनीति कर रहे हो, ये आप जानते हैं ये आपके सरकार का ही भ्रष्टाचार का नमूना था। ये बिल्डिंग, ये 16 में प्लाट आवंटित हुआ था और इस अवैध बिल्डिंग का निर्माण आप ही की सरकार में हुआ है। तो अब ये जो बात हो रही है, लापरवाही किसकी और किस किस पर कार्रवाई होनी चाहिए, मैं तो कह रही हूँ ये पूरा सिस्टमैटिक फेलियर है। सिस्टमैटिक फेलियर इसे क्यों ना कहा जाए विजय जी? जो 10 साल पहले इमारत गिर जानी चाहिए थी वो इमारत गिरी नहीं, बल्कि इतनी जल्दी तुरंत में वो जो गिराने वाला ऑर्डर था वो भी निरस्त कर दिया गया। तो अब आप ये कहो अखिलेश जी, अखिलेश के समय ही 2016 में इसको गिराने की बात आई थी और नोटिस भी सर्व कर दिया गया था। मैं कह रही हूँ कि सर कोई टोपी ट्रांसफर करता रहे, 15 लोग तो जल के मर गए। नहीं, वही है सिस्टम जो फेलियर की बात है, उसी पर हम लोग बार बार बात करते हैं। जैसे कल भी हम लोग कर दे, मैं इस बात से सहमत नहीं था। हर्ष जी बोले कि भाई मुख्यमंत्री गए तो उससे एक फर्क पड़ता है, और मुख्यमंत्री की संवेदना भी होनी चाहिए कि इतने लोग हो गए, वो बड़ा काम हुआ है। लेकिन ये सिस्टम के फेलियर है। और आप एक चीज़ होती है जो कल कहा गया था कि भाई कोचिंग है, अब कोचिंग की सबकी जांच होगी, तो आग केवल कोचिंग में ही लगी कि उत्तर प्रदेश में ये आदेश हुआ है? तो पूरे सिस्टम पर काम होना चाहिए। और जैसे प्रोफेसर साहब ने भी कहा कि भाई 2016 में अखिलेश जी की सरकार के वक्त में ये नोटिस दिया गया था और वो नहीं तोड़ी गई, तो अब फिर योगी सरकार थोड़ी कर पाती इस काम को 10 साल में, क्योंकि ये तो नोटिस उस अखिलेश सरकार का था। तो मूल मुद्दे वो नहीं है, मूल मुद्दे हैं कि उस पर। और जैसे पाठक साहब कह रहे हैं कि राजनीति, अरे विपक्ष का नेता यदि इस मुद्दे को नहीं उठाएगा तो हम सवाल करेंगे कि भाई विपक्ष के नेता कहाँ हैं जो इस मुद्दे, और सवाल उठाना राजनीति क्या? और अखिलेश यादव को थोड़ी ना आके थोड़े जिम्मेदार थोड़ी है उसके लिए कि हर बात पर करना उसे है जो वहां पर ग्राउंड में एडमिन वाले लोग जो एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन था, जो जूनियर इंजीनियर था, जिसने आपको वो नक्शा पास करके दे दिया कि अच्छा ठीक है आपने इमारत खड़ी कर ली तो कर लिया। एक लाइन सिर्फ बोलूं है, देखिए मैं वर्तमान प्रशासन को जिम्मेदार मानता यदि वर्तमान प्रशासन का रिस्पांस टाइम बहुत खराब होता। मैं फिर कह रहा हूं 8 साल तो हो गए, नहीं, रिस्पांस टाइम मैंने दुर्घटना घटने के बाद
दुर्घटना 3 बजे घटती है और 3:27 के आसपास, यानी आधे घंटे के अंदर, वो आप समझ सकते हैं कि वो एरिया जिस रास्ते से हजरतगंज और इंदिरा नगर और अलीगंज तीनों का तीनों फायर स्टेशन जो है एक्टिव होकर के वहां पर काम करने लगता है। फिर भी मैं कह रहा हूं कि जो लखनऊ प्राधिकरण है उसके अफसरों की जिम्मेदारी है, बनती है, और ये तब तक संभव नहीं होता है कि जब तक नेता और अधिकारी दोनों आपस में मिल न जाएं, और ये अखिलेश के समय से चलता आ रहा है। दुर्भाग्य से इस समय भी उसको तोड़ा नहीं गया। एक भी अधिकारी को, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारी को सस्पेंड किया। लखनऊ की मेयर का कल बयान सुन रहा था मैं, लखनऊ की जो मेयर थी वो कही थी मैं क्या करूं, वो तो एलडीए के हाथ में है, लखनऊ डेवलपमेंट परमिशन देता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। एलडीए से पूछा तो वो कहे नगर निगम के लोग करप्शन में पैसा खा लेते हैं, वो विजिट करने आते हैं, वो हमारे हाथ में नहीं है। तो ये एक दूसरे को ब्लेम कि लखनऊ डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पे डाल रहा है, कॉर्पोरेशन कह रहा है लखनऊ डेवलपमेंट है, सरकार अभी अपनी कार्रवाई करने की दे रही है। भाई आप पूरे यूपी के अंदर इस तरह की जो बिल्डिंग है, थिएटर है, स्कूल है, कॉलेज है, सबकी जांच करो आप। एक तो ये कि अगर ये पता चल गया कि फलाना कार्यकाल में गड़बड़ हुई थी तो अब अखिलेश जी को तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे, तो चलिए उस वक्त के अधिकारियों को लेके जरा उनके ऊपर कुर्की कर दीजिए, एक आध को जेल भिजवा दीजिए, कुछ उनके ऊपर काम कर दीजिए। दूसरा, क्या किसी नेता में पॉलिटिकल विल है कि वो कहे कि ऐसी सारी इमारतों का ऑडिट करा के, रियल ऑडिट करा कि ये वाला नहीं, ये तो सील लगाया फिर सील खुल गई, जो अखिलेश जी के समय हुई थी वही अभी भी हो रही है। क्या कोई रियल ऐसा पॉलिटिकल विल पावर वाला नेता है जो कहे कि देश भर में, या इस घर के बगल में कोई एक अपराधी पैदा होगा तब इसका ऑडिट होगा? ये छोटी बात नहीं है। और लोग मर जाते हैं जिनके, मतलब हम लोगों के लिए एक डिबेट का विषय है, खबर बन गई है, और नेताओं के लिए थोड़ा सा कहें कि थोड़ी चर्चा, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। एक, जब तक कार्रवाई जो लोग जिनके कालखंड में वो अधिकारियों पर नहीं होगी, और दूसरा पॉलिटिकल विल पावर चाहिए भाई। देश के हर हिस्से में बिल्कुल करेक्शन नहीं हो रहा, फिर से अभी वहीं एक बिल्डिंग बन जाए। चलवा दीजिए ना, जो दोषी पाए जाते हैं बुलडोजर चलवा दीजिए, बुलडोजर वाली सरकार तो है। देखिए हमें हमारे लिए बहुत आसान है ये बात कहना, स्टूडियो में बैठ करके कहना कि सेफ्टी मेजर ऑडिट होना चाहिए। अब आप अमीनाबाद का एक उदाहरण ले लीजिए, या अमीनाबाद जैसा हम दिल्ली के अंदर चांदनी चौक की बात करते हैं, सदर बाजार की बात करते हैं, आप उसमें पहाड़गंज की बात कर लीजिए। कैसे करेंगे? किसके पास इतना विल है? जिस दिन कोई ऐसा काम करने जाएगा उसके साथ देखिएगा सड़क पर उतरने वाले लोग बहुत सारे खड़े हो जाएंगे, व्यापारी वर्ग खड़ा हो जाएगा। वोट बैंक की राजनीति इंपॉर्टेंट हो जाती है सर, वो हावी अतिक्रमण करने वालों के साथ लोग खड़े हो जाते हैं। मैं तो वही कह रहा हूं, तो हर बार, लेकिन मैं कह रहा हूं काशी के अंदर सड़क चौड़ी करने के आधार पर बहुत सारे इंक्रोचमेंट को तोड़ा गया। समाजवादी पार्टी सड़क पर आकर काशी और प्रयाग दो बड़े उदाहरण हैं। मैंने तो अपने शहर को 11 महीने में बनते हुए देखा है, लेकिन फिर मैं कहता हूं हमारे दारागंज मोहल्ले की सड़क नहीं हो पाई। उसी शहर में मंदिर हटे, मजार हटी, यही योगी जी का शासनकाल था। और मैं फिर कह रहा हूं कि आपको पॉलिटिकल विल पावर चाहिए। जब हम कह रहे हैं कि विकसित भारत 2047, तो लिविंग बेहतर हो उस तरफ हम कम जाएंगे, या यही होगा चलो ठीक है गलियां हैं, गड़बड़ है, चलता रहेगा, फिर ये नहीं चल पाएगा सर। वरना फिर ऐसे 10, 20, 50 लोग मरते हो, हमारे लिए नंबर रह जाएगा, उससे आगे की बात नहीं होगी। असल बात यही है कि विल पावर किसके पास है, और अगर विल पावर कोई दिखाता भी है तो इससे आम जनता का कितना साथ मिलता है। क्योंकि ये जो करप्शन की जड़ है वो नीचे से लेकर ऊपर तक है। और जब मैं ये बात कह रही हूँ तो मैं इसमें आम जनता को भी शामिल कर रही हूँ, क्योंकि वो बिल्डिंग खड़ी करने वाला भी करप्ट था, उसे एनओसी देने वाला भी करप्ट था, नक्शा पास करने वाला भी करप्ट था, इतने दिनों तक आंखों के सामने बिल्डिंग खड़ी रही उसे ना गिराने वाला भी करप्ट था। तो हर शाख पर उल्लू बैठा है। बहुत शुक्रिया आज कहानी कुर्सी की में इतना ही। बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, विजय जी, रागी जी, समीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।